Good morning. Good morning. Please sit down. बैठिए, बैठे रहिए. Okay, yesterday we had started over with the physical properties of alkali and alkaline earth metals. ठीक है ना? और कल मैंने आपको कहा था कि हम बात करेंगे कलर्स की. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी की हमने बात कर ली थी. अब हम बात करेंगे कलर्स की. जब हम अल्कली मेटल्स की बात करते हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं तो ये सारे मेटल्स मेटेलिक फॉर्म में सिल्वरी वाइट है. वही जैसे सिल्वर का कलर होता है वैसे है. अगर आपने कभी सोडियम देखा हो तो सोडियम का कलर आपको ग्रीनिश येलो नजर आता है. दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑन द सर्फेस ऑफ सोडियम. तो वो ऑक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से वो ग्रीनिश येलो नजर आता है. अदरवाइज सोडियम इज सिल्वरी वाइट. सिल्वर है वो. अगर उसको अगर हीट कर दिया जाए, मेल्ट कर दिया जाए तो उसका ग्लोब्यूल बिल्कुल मर्करी जैसा दिखाई देता है. तो दैट्स व्हाट द कलर ऑफ द अल्कली मेटल्स देमसेल्व्स इज. अब हम बात करेंगे अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, सॉल्ट्स की. नाउ द ऑब्जर्वेशन टेल्स अस कि जितने भी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल सॉल्ट्स हैं जिनमें एनायन कलर्ड नहीं है. ठीक है, अब जैसे अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें, पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें तो वो कलर्ड है. सोडियम डाइक्रोमेट कलर्ड है. उसका रीजन ये है कि डाइक्रोमेट आयन कलर्ड है, परमैंगनेट आयन कलर्ड है. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ सोडियम और पोटेशियम, इट इज बिकॉज ऑफ द डाइक्रोमेट आयन, परमैंगनेट आयन. तो जितने भी सॉल्ट्स अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के हैं जिनमें एनायन कलर्ड नहीं है, वो सारे के सारे सॉल्ट सॉल्यूशन में कलरलेस है, क्रिस्टलाइन स्टेट में ट्रांसपेरेंट कलरलेस क्रिस्टल्स हैं और पाउडर्ड स्टेट में व्हाइट है. तो दैट इज व्हाट द कलर्स दैट वी ऑब्जर्व. ठीक है, अब छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन. अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के जितने भी सॉल्ट्स हैं जिनमें एनायन कलर्ड नहीं है, वो सारे के सारे व्हाइट कलरलेस क्यों हैं? बोलो. उनका कलर क्यों नहीं है? तो ये स्टेटमेंट लिख लो, फिर सोचते रहना. All the salts of alkali, all the salts of alkali and the alkaline earth metals, all the salts of alkali and alkaline earth metals in which the anion is not colored, all the salts of alkali and alkaline earth metals in which the anion is not colored are themselves not colored, are in themselves not colored. ठीक है, आगे लिखिए. They are colorless, transparent. They are colorless, transparent in the crystalline and in solution state, and in solution state, and white in the powdered state, and white in the powdered state.
ठीक है, तो ये एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। अब मुझे इस ऑब्जर्वेशन का कारण बता दो। सीधी सीधी भाषा में, alkali and alkaline earth metal ions are not colored. इसका आउटकम ये है, ठीक है, क्लियर? रीजन, पूरा बता आंसर। ये क्या मतलब है इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होंगे? मैं कोई और सर्टेन फ्रीक्वेंसी डाल दूंगा तब एक्साइट हो जाएंगे, किसी भी फ्रीक्वेंसी से एक्साइट नहीं होंगे। क्यों यार? इसका मतलब ये नहीं है। हाँ हाँ, तो तुम तो उल्टा आंसर बता रहे हो मुझे। तुम तो ये रीजन बता रहे हो कि ये कलर्ड है ना? क्या हुआ? यही बता रहे हो ना आप मुझे। अब एक इंपॉर्टेंट बात, केमिस्ट्री इज प्योर ऑब्जर्वेशन बेस्ड, प्योर ऑब्जर्वेशन बेस्ड। इज इट क्लियर? आपको जो मर्जी अच्छा लगे, जो मर्जी बुरा लगे, आपके रीजंस, आपके लॉजिक जो मर्जी बोलते रहे, लेकिन अगर सामने एक ऑब्जर्वेशन है तो सारे लॉजिक, सारे रीजन बेकार हैं, वो ऑब्जर्वेशन सही है। आपको अपने सारे लॉजिक, सारे रीजन उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बदलने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? तो प्लीज मुझे वो रीजन मत बताओ ये तो कलर्ड होना चाहिए। अरे होना चाहिए पर है नहीं ना, ये ऑब्जर्वेशन है ना, और ये एक्चुअली ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्वेशन है ना, हर किसी ने ऑब्जर्व किया। सोडियम क्लोराइड कलर्ड नहीं होता, सोडियम सल्फेट कलर्ड नहीं है, सोडियम कार्बोनेट कलर्ड नहीं है, सोडियम का कोई सॉल्ट जिसमें एनायन कलर्ड नहीं है, कलर्ड नहीं है। ओके, तो मुझे उसका रीजन दो। ये मत बोलो सर कलर तो होना चाहिए था, ये मत बताओ मुझे। ये तो वही बात है कि एक आदमी को तीसरे फ्लोर से धक्का दे दिया, वो नीचे गिर गया और बच गया। आइडियली, लॉजिकली उसको मर जाना चाहिए, तो वो जिंदा है, उसको पकड़ के तुम शमशान घाट ले जाके फूंका है। ये थोड़ी ना होता है। ऑब्जर्वेशन ये है कि वो जिंदा है तो जिंदा है। बोलिए आंसर। एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस कलर्ड नहीं है। रीजन, ऑब्जर्वेशन तो यही है। ऑब्जर्वेशन का रीजन पूछ रहा हूं, ऑब्जर्वेशन क्या बताएगा? रीजन बताएगा ऑब्जर्वेशन। तुम जिंदा हो, ये ऑब्जर्वेशन है, इसका रीजन पता है मुझे, तुम जिंदा क्यों हो? तो ऑब्जर्वेशन रीजन नहीं बताता, रीजन हमें बताना होता। यार तुम सवाल जो है ना ध्यान से नहीं सुनते। सवाल बहुत सिंपल है, मैंने तुम्हारा सवाल बहुत छोटा सा कर दिया, एक लाइन का कर दिया। Alkali and alkaline earth metal ions are not colored। मुझे सिर्फ इसका आंसर दे दो। एनायन कहां से आ गया बीच में? अगर एनायन कलर्ड है तो कलर हो जाएगा सॉल्यूशन सिस्टम। हाँ, क्यों नहीं हो रही होगी? एक मिनट, खाली या अनपेयर्ड? चलो इसी बात को प्रॉपर स्टेटमेंट में बोल दो, यही आंसर है एक्चुअली। क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही ट्रांजिशन शो करते हैं? नॉट नेसेसरली। पूरा का पूरा हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर खत्म कर लिया, उसमें सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं थे। तो आंसर क्या है? पेयर्ड और अनपेयर्ड? अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ लो एनर्जी सबशेल्स।
ट्रांजिशन वो कर सकता है अगर उसके ऊपर एनर्जी लेवल एप्लीकेबल हो। ना पढ़ते नहीं है, सच में पढ़ नहीं रहे हो, कोई नहीं पढ़ रहा। एनीवे क्या कह सकते हैं उसको। नाउ जस्ट लिसन। पता है मैंने इस क्लास में रिकॉर्डिंग करना क्यों शुरू किया? मेरी रिकॉर्डिंग अच्छी खासी हो रही है, 11th क्लास में मैंने रिकॉर्डिंग की है, लेकिन 11th क्लास की रिकॉर्डिंग में मैं आधा टाइम उनको गालियां देता रहता हूं, उनको डांटता रहता हूं कि पढ़ लो। मुझे लगा कि 12th पास में करूंगा तो रिकॉर्डिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी, उसमें पढ़ा ज्यादा रहूंगा, गालियां कम दे रहा हूंगा। यहां भी वही हाल है। बाकी मेरा एस ब्लॉक एलिमेंट्स का पूरा रिकॉर्डिंग हुई पड़ी है, हाइड्रोजन की रिकॉर्डिंग हुई पड़ी है। ओके, नाउ लिसन टू इट। जब भी हम किसी स्पीशी के कलर की बात करते हैं तो मैंने तुम्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में 3 रीजंस दिए थे कलर के, याद है? थोड़ा सा अगर याद हो, कलर का रीजन दिया था ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। 3 रीजंस दिए थे। 1 डी ट्रांजिशन, सेकेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, और थर्ड द पोलराइजेशन इफेक्ट्स। 3 रीजंस होते हैं किसी भी स्पीशी के कलर के। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बताया था? ओके, बता देता हूं। किसी भी स्पीशी के कलर के 3 रीजंस होते हैं। अगर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कॉलॉइड्स की, कॉलॉइड्स का रीजन होता है कि उसके पार्टिकल का साइज होता है, तो लाइट जब जाती है तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट अलग अलग डिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है। तो अलग अलग रिफ्रैक्शन के चक्कर में स्कैटरिंग सारी लाइट्स की डिफरेंट हो जाती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से। और जब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से स्कैटरिंग डिफरेंट होती है तो पार्टिकल के साइज की वजह से कॉलॉइड्स का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, अब जैसे सल्फर का कॉलॉइड है, अगर बहुत छोटे पार्टिकल्स है तो व्हाइट हो जाएगा, थोड़े बड़े हैं तो येलो हो जाएगा, थोड़े और बड़े हैं तो ग्रीन हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल उसका कलर बदल जाता है। ठीक है, तो वो होता है उसका रीजन। जब हम इन सब्सटेंसेस की बात करते हैं, जैसे कि किसी मेटल सॉल्ट के कलर की बात करते हैं, क्रिस्टल स्टेट में कलर की बात करते हैं, तो क्रिस्टल स्टेट में कलर होता है 3 वजह से। एक डी ट्रांजिशन, that is the electron moves from the lower energy d orbital to the higher energy d orbital of the same subshell due to the splitting of the d orbital because of the field of the ligand। वो एक रीजन है। ठीक है, दूसरा रीजन ये है, जैसे MnO4 माइनस पर मैंगनेट आयन। अब इसमें मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसके अंदर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो डी ट्रांजिशन शो नहीं कर सकता। तो वो डी ट्रांजिशन शो नहीं कर सकता, तो यहां पे डी ट्रांजिशन का कलर नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां पर मैंगनीज में क्या होता है कि मैंगनीज के अंदर हमारे पास ये 3d ऑर्बिटल्स हैं। दिस आर द एम्प्टी 3d ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज, और यहां पर हमारे पास 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन है। These are filled 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जब एनर्जी पड़ती है तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां चला जाता है। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर दैट इंस्टेंट +7 से +6 हो जाती है। A charge has been transferred from oxygen to manganese, और इस ट्रांजिशन में एक एनर्जी कंज्यूम होती है। ये एनर्जी आ जाती है विजिबल स्पेक्ट्रा से, और जब भी विजिबल स्पेक्ट्रा से कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, वो एनर्जी उसमें से मिसिंग हो जाएगी और हमें कलर दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब क्रोमियम में भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैंगनीज में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इन दोनों के अंदर D0 कॉन्फ़िगरेशन है, पर ये कलर्ड है क्योंकि यहां पे 3D और 2P की एनर्जी सिमिलर हो गई है बिकॉज ऑफ द हाई चार्ज। TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड, उसमें भी एम्प्टी है लेकिन वो कलर्ड नहीं है क्योंकि वहां पे एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। टाइटेनियम का चार्ज +4 का है, वेनेडियम +5 पिंक कलर का हो जाता है, क्रोमियम +6 ऑरेंज कलर का और येलो कलर का हो जाता है, मैंगनीज +7 वायलेट कलर का हो जाता है, बिकॉज उस तरीके से वो विजिबल लाइट में से एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो D0 कॉन्फ़िगरेशन इज कलर्ड ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा इफ द central ion has empty d orbital with a high positive charge, तब आता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कुछ और सॉल्ट्स की,
गुड मॉर्निंग। अगर हम कुछ और सॉल्ट्स की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं सिल्वर सल्फाइड की, इफ यू टॉक अबाउट सिल्वर सल्फाइड, हाँ इसमें बैठ जाओ, यहाँ पे भी कोई आने वाला है, हाँ एक आना है, जब आएंगी तो उधर चली जाइए। तो यहाँ पे हमारे पास सिल्वर सल्फाइड है। अगर हम सिल्वर सल्फाइड की बात करते हैं तो सिल्वर सल्फाइड इज ब्लैक, ठीक है। कॉपर सल्फाइड तो खैर कलर्ड होना ही चाहिए। लेट अस से ये सिल्वर सल्फाइड है, जिंक ये और लेड सल्फाइड तो ग्रुप 4 का एलिमेंट है, वो क्यों कलर्ड है? वो भी कलर्ड होता है, लेड सल्फाइड भी ब्लैक होता है, ठीक है। मर्क्यूरिक सल्फाइड वो भी ब्लैक होता है, जबकि उसके अंदर भी कलर नहीं होना चाहिए, D10 कॉन्फ़िगरेशन। तो और छोड़ो, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट है, सिल्वर ब्रोमाइड येलो है, पेल येलो, और सिल्वर आयोडाइड येलो कलर्ड है। यहाँ पे एनायन कैटायन दोनों ही कलर्ड है, कलरलेस होने चाहिए ना, तो कलर्ड क्यों आ गया? तो वहां पे ये कहा जाता है कि बिकॉज ऑफ दीज ट्रांजिशन एलिमेंट, दीज एलिमेंट्स हैविंग अ हायर चार्ज डेंसिटी, ये एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज कर देते हैं। और इस पोलराइजेशन में पूरी तरह पोलराइज नहीं हुआ है, पार्टली पोलराइज हुआ है, तो एनर्जी लेकर वो पोलराइज हो जाता है। दैट इज टर्म्ड एज पोलराइजेशन इफेक्ट्स। इज इट ओके? तो अगर हम इन तीन इफेक्ट्स की बात करते हैं तो हम किसी भी सॉल्ट का कलर इन तीनों में से किसी एक रीजन को चिपका देते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि डी ऑर्बिटल के अंदर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल या अनसिमेट्रिकली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं या नहीं है। अगर D0 D10 नहीं है तो कुछ नहीं सोचते, हम सीधा बोलते हैं इसका कलर DD ट्रांजिशन की वजह से है, हो चाहे किसी भी वजह से, हम बोलते हैं DD ट्रांजिशन। अगर हम देखते हैं D0 कॉन्फ़िगरेशन और ये कलर्ड है तो हम सीधा बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। और अगर ये D10 कॉन्फ़िगरेशन और ये कलर्ड है तो हम बोलते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट्स। So these are the three reasons that we give for color of any compound. Is it clear? ठीक है। अब जब हम अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस की बात करते हैं तो ये आयंस अपने आप में कलर्ड नहीं हो सकते, क्योंकि आयंस का जो कलर होता है वो सिर्फ DD ट्रांजिशन की वजह से होता है और किसी वजह से कलर होता ही नहीं है, वरना एनायन का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो जो स्पेसिफिकली मेटल आयन का कलर होता है वो सिर्फ DD ट्रांजिशन की वजह से होता है, और ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, इट्स अ P6 कॉन्फ़िगरेशन, और P6 के ऊपर जो ऑर्बिटल है उससे P6 से दूसरे ऑर्बिटल में ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो बिकॉज ऑफ दैट विजिबल लाइट उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर ही नहीं सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सरे से गामा रे से एक्साइट नहीं होगा, पर एक्सरेज और गामा रेज हमें नजर नहीं आती, तो अगर उसमें एक्साइट हो भी रहा है तो हमें कलर नहीं दिखेगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स विजिबल लाइट में एक्साइट नहीं हो सकते, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और इस वजह से अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस कलर्ड नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ आ गई ना? अगर एनायन कलर्ड है, डायक्रोमेट आयन है, परमैंगनेट आयन, और ठीक है सॉल्यूशन कलर्ड है क्योंकि वो डायक्रोमेट और परमैंगनेट का कलर है, ठीक है। अगर हम इस अल्कली मेटल के साथ या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ बड़ा सा एनायन लगा दें जिसके अंदर पोलराइजेशन हो सकता है, जैसे कि सुपर ऑक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड्स कलर्ड होते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट की वजह से, ठीक है। बट एज सच अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस कलर्ड नहीं। गॉट इट क्लियर? ठीक है, लिख लो तुम। Alkali and alkaline earth metal ions have a fully filled alkali and alkaline earth metal ions have a fully filled noble gas configuration. Fully filled noble gas configuration. Full stop. An extremely high energy is required. An extremely high energy is required to excite
these electrons, to excite these electrons, which cannot be provided by visible light, hence these ions in themselves are colorless. These ions in themselves are colorless. Is that okay? कोई confusion? ठीक है? ओके, तो ये हमने इनके कलर ऑफ सॉल्ट्स की बात की. अच्छा, आप में से किसी को ये पता है कि अगर सोडियम क्लोराइड को बंसन बर्नर की फ्लेम में हीट किया जाए तो इट गिव्स अ गोल्डन येलो फ्लेम? ये पता है आपको? सोडियम क्लोराइड व्हेन हीटेड इन द बंसन बर्नर फ्लेम गिव्स अ गोल्डन येलो फ्लेम. आप में से कभी किसी ने ग्लास रॉड या ग्लास के किसी चीज को बंसन बर्नर फ्लेम से टच किया है? करते ही वो येलो कलर की फ्लेम हो जाती है. कभी सोचा है वो येलो कलर की फ्लेम होती क्यों है? पता नहीं तुम क्या सोचते होगे. मैं भी बड़ा कभी कभी ध्यान नहीं दिया, बट देन जब किसी ने मुझे बताया या जब मैंने पढ़ा तब मैंने रियलाइज किया कि जैसे ही आप ग्लास वो बंसन बर्नर की फ्लेम में ग्लास रॉड को टच करते हो, जहां से टच किया वहां से पूरी येलो फ्लेम आनी शुरू हो जाती है. कभी सोचा है क्यों? सोडियम का कलर है. सोडियम कलर कैसे दे रहा है? या ग्लास रॉड में सोडियम है? सोडियम है या सोडियम आयन है? सोडियम. ग्लास रॉड पानी में डालती है एकदम से आग लग जाती है उसमें, है ना? सोडियम को तो पानी में डालते ही आग लग जाती है. आयन कलर कैसे दे रहा है? अच्छा, पहली बात तो कलर आता है या नहीं आता ये देखा है आपने? ओके, चलो, शायद आपने, मुझे तो लगता नहीं है लेकिन फिर भी शायद आपने कभी लैबोरेटरी मैनुअल में पढ़ा हो या किसी ने आपको बताया हो कि लिथियम के सॉल्ट को, लिथियम क्लोराइड या लिथियम के किसी सॉल्ट को अगर बंसन बर्नर के फ्लेम में हीट किया जाए, देन इन दैट केस इट गिव्स अ स्कारलेट कलर, रेडिश कलर. ठीक है. अगर हम बात करते हैं सोडियम सॉल्ट्स की, तो सोडियम सॉल्ट्स गिव अ गोल्डन येलो फ्लेम. पोटेशियम गिव्स अ लिलैक कलर व्हिच इज ब्लू वायलेट. रुबिडियम गिव्स अ वायलेट कलर. सीजियम गिव्स अ ब्लू कलर. बेरिलियम और मैग्नीशियम सॉल्ट कोई कलर नहीं देते. क्रोमियम तक नहीं जा रहे हैं, मैं सिर्फ अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर रहा हूं. ठीक है. बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर नहीं देते. कैल्शियम गिव्स अ ब्रिक रेड कलर. स्ट्रोंशियम गिव्स अ crimson color and barium gives flashes of apple green. अगर बेरियम का सॉल्ट लगाते हो तो एक कॉन्टिन्यूस फ्लेम नहीं आती, एकदम से उस ग्रीन का फ्लैश आता है फिर बंद हो जाता है, फिर कभी एक आ जाता है फिर बंद हो जाता है. इस तरीके से फ्लैशेस आती है बेरियम के सॉल्ट की एप्पल ग्रीन कलर की. ठीक है. ये अगर आपने कहीं पढ़ा हो कि ऐसा होता है तो. अगर नहीं पढ़ा तो मान लो ऐसा होता है, पर अगर वो तुम मान लेते हो तो तुम फिर रीजन क्या बताओगे? जब तुम खुद ही बिलीव नहीं करते तो रीजन थोड़ा ना सोचोगे. लेकिन अगर किसी ने देखा है और अगर तुमने ये ऑब्जर्व किया है या तुम्हें ये पता है ऐसा होता है, तो नाउ थिंक अबाउट व्हाट कुड बी द रीजन. अगेन ऑब्जर्वेशन. ये ऑब्जर्वेशन है, ऐसा होता है, तुम मानो या ना मानो ऐसा होता है. Why do we get a color? बेटा, बंसन बर्नर की फ्लेम 900 डिग्री से ऊपर नहीं पहुंचती. ये मजेदार बात है. हम फ्लेम के टेम्परेचर को नहीं सोचते, लेकिन हर फ्लेम का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उससे ज्यादा उसका टेम्परेचर नहीं जाता. तो फ्लेम की एनर्जी 900 डिग्री से ऊपर नहीं जाती. पहली बात, बंसन बर्नर की फ्लेम की इतनी औकात नहीं है कि वो फुली फिल्ड शेल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दे. और दूसरी बात, अगर उसकी इतनी औकात होगी भी तो जो लाइट निकलेगी वो उस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग निकलेगी, और वो एनर्जी विजिबल लाइट में नहीं आएगी. ठीक है. मैग्नीशियम और बेरिलियम कलर्ड नहीं है.
बेरिलियम और मैग्नीशियम के रिबन को अगर बर्न कर दिया जाए तो उसके बर्निंग रिबन से कोई कलर नहीं आता। कभी बर्निंग मैग्नीशियम रिबन देखा है? बर्निंग मैग्नीशियम रिबन की जो फ्लेम होती है ना, वो बिल्कुल फुलझड़ी जैसी होती है, वेरी ब्राइट, लेकिन वो इतनी ब्राइट होती है फिर भी आप उसमें बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते। आंखों को चुभती है वो लाइट, बिकॉज इट्स मेजॉरिटी अल्ट्रावायलेट, और इसीलिए उसकी व्हाइट लाइट आती है, उसको कोई कलर नहीं आता। मैग्नीशियम का जो वो होता है ना, पता है पुरानी टाइम में कभी देखा होगा, पुरानी मूवीज के अंदर वो स्माइल और फट आवाज आती थी, बूम की आवाज आती थी और फोटो खींचती थी। वो फ्लैश लाइट में एक मैग्नीशियम वायर होता था, जैसे ही वो स्विच ऑन करते थे, जो करंट होता था उसकी वजह से वो जो लाइट, वो जो वायर है ना, वो जल जाता था, और वो बहुत ब्राइट अल्ट्रावायलेट लाइट प्रोड्यूस करता था। अल्ट्रावायलेट हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो है फोटोग्राफिक प्लेट, उसके लिए वो बेस्ट है, हाई एनर्जी। तभी वो एकदम से आग निकलती थी, चिंगारी सी निकलती थी, वो जल जाता था, उस समय उसको जला दिया जाता था। हाँ, हर बार। यार तुम ना उस जनरेशन के लोग हो जिन्होंने सिर्फ डिजिटल कैमरा देखा है। उन्होंने ये नहीं सोचा कभी कि जब फोटोग्राफर, जो कैमरा होता था ना रील वाला, वहां पे एक एक रील पे जब फोटो खींचती थी तो दिल में चुभती थी। 100 रुपए की रील आया करती थी, और फिर उसकी धुलाई के पैसे 115 रुपए अलग से लगते थे, और फिर उसके बाद 115 रुपए के बाद जितनी फोटोग्राफ आप बनवाओगे 600 रुपए के हिसाब से हर फोटोग्राफ के पैसे भी लगते थे। एक रील धुलवाने की कॉस्ट कम से कम 250-300 रुपए आती थी। यहां पे फोटो खींचने से पहले तुम सोचते ही नहीं हो, जब देखो लगे होते हो। बेटा तुम्हें क्या पता फोटो खींचने का दर्द क्या होता है? कभी देखा भी है वो वाला कैमरा, डिजिटल कैमरा लेके पैदा हुए हो तुम? कभी देखा वो रील वाला कैमरा? कभी यूज किया? हाँ, बात करते हैं। कभी फोटोग्राफी वॉज कंसिडर्ड एन एक्सपेंसिव हॉबी। आज की तारीख में जो देखो फोटोग्राफर बना घूम रहा है, इंक्लूडिंग मी। देखो पीछे कैमरा लगा हुआ है। बेटा फर्क समझा करो। तो वहां पे वो फोटोग्राफ है कितने? महात्मा गांधी के एक्चुअल फोटोग्राफ देखे हैं कभी? कितने हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो रील जो बनती है, वो पता नहीं कैसी हैजार्डस फोटोग्राफ आती है, पहचानने में भी नहीं आता बंदा। मेजॉरिटी इट इज पोर्ट्रेट्स रादर देन फोटोग्राफ्स। समझे? तो समझ में आया कितने कॉस्टली हुआ करते थे फोटोग्राफ? एक इवेंट होता था फोटो खींचेगी। हाँ? तो मैं मैग्नीशियम वायर की बात बता रहा हूं, तुम्हें पता तो होना चाहिए। अब भाई साहब फोटोग्राफी तुम्हारे कोर्स में है। यस, व्हाट आर यूज्ड इन फोटोग्राफी? फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या कोट होता था पता है? सिल्वर ब्रोमाइड। नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क नहीं पता इन्हें। अब बात करते हैं फोटोग्राफी की। चलो, मैं फालतू की बात नहीं करता, सारी कोर्स में होती है तभी करता हूं। ओके, सो हेलो, वाटर नहीं, हाइड्रोक्लोरिक। चलो वाटर डाल के पेस्ट बना दिया, फिर उसके बाद रीजन बता, वो तो ऑब्जर्वेशन है। अब वाटर तो एक्साइट होगा नहीं, वाटर खुद कलरलेस है। बोलो। क्वेश्चन सीधा सीधा ये है कि when we heat the alkali and alkaline earth metal salts, except beryllium and magnesium, they give characteristic color to the flame. ये आगे सीटें खाली पड़ी हैं, आ जाओ आगे। ये यहाँ पे सीट खाली पड़ी है, उसके पीछे सीट खाली पड़ी है, वहां सीट खाली पड़ी है, यहाँ पे खाली पड़ी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यार, हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड से पेस्ट बना देते थे और प्लैटिनम वायर पे लेके उसको फ्लेम में डाल देते हैं। क्या फर्क पड़ेगा बता दो, क्या करेंगे? H+
आयन आके क्या करेंगे? H प्लस आयन में तो इलेक्ट्रॉन खुद में नहीं है। हाँ, तो वो क्या करेंगे? तो आपको लगता है कि H में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, लेकिन होंगे कहां से? जब भी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अल्कली एंड अल्कलाइन इनर्ट मेटल salts when heated in Bunsen burner flame they give a color to the flame, तो स्टूडेंट का सीधा सीधा एक जवाब होता रटा रटाया, when we heat it in the Bunsen burner flame the electrons get the energy from the Bunsen burner flame, they move into the higher energy orbital, when they come back they release out the energy that they absorb from the Bunsen burner flame and that is observed as a visible light. My simple question is, which electron? Which electron? इलेक्ट्रॉन कौन सा है जो नाच रहा है? तुमने तो इलेक्ट्रॉन को नचा दिया, पर इलेक्ट्रॉन कौन सा है? मुझे पता है तुमने ऐसे लिखा था, मैं भी तो इसलिए बोल रहा हूं वो सब। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं वो इलेक्ट्रॉन कौन सा है। देयर वॉज अ वेरी नाइस डांस परफॉर्मेंस वी ऑल एंजॉयड, बट हु वाज डांसिंग वी डोंट नो। Where did that dancer came? We don't know. Who was that dancer? We don't know. Dancer ही नहीं है, डांसिंग परफॉर्मेंस हो गई। क्या हुआ? किस बच्चे की ले रहे हो? नहीं, मैंने कभी स्कूल में जॉब नहीं की ना। नहीं, अगर मैं एक्सटर्नल मिल के जाता तो मैं सबकी ऐसी तैसी जरूर करता, लेकिन नंबर बहुत अच्छे देकर आता। मैं एक क्वेश्चन पूछता और स्टूडेंट से ये बोलता, ये क्वेश्चन देख 29 पे को दे दिए, 30 दे सकता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर दे दे 30 ले ले। एक क्वेश्चन में 30 नंबर दे देता मैं, किसी को 28 से कम नहीं देता, और जो जो एक एक क्वेश्चन का आंसर दे देता उनको 30-30 दे आता। बस सीधी सी बात है। लेकिन हाँ, उनकी ऐसी तैसी जरूर हो जाती है एग्जाम में। मेरे को पता है, मेरे जब हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ था तो फिजिक्स के एग्जामिनर ने हमारी ऐसी तैसी की थी, ऐसे गंदे गंदे क्वेश्चन पूछे थे उसने, पर हाँ नंबर बहुत अच्छे देके गया था, मुझे 30 में से 30 देके गया था। हाँ जी, आंसर आप सुनो, रहने दो, आई डोंट एक्सपेक्ट एन आंसर फ्रॉम यू, मैं तो मजे ले रहा था। अब सुनो, मेटल आयन फ्लेम में कलर नहीं दे सकता, दैट इज अ सिंपल फैक्ट। सीधी सी बात है, तो मैंने क्लियर कर ही दिया है कि मेटल आयन के अंदर फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप एनर्जी देते हो तो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिक्वायर्ड है वो विजिबल लाइट से कहीं ज्यादा है। अगर तुमने किसी तरीके से एक्साइट कर भी दिया तो भी कलर नहीं आएगा। जैसे मैग्नीशियम वायर को अगर बर्न करते हो कलर नहीं आता, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम और बेरिलियम की प्रॉब्लम यह है कि मैग्नीशियम और बेरिलियम एटम्स की भी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो अगर मैं एटम को भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करूंगा वो भी विजिबल में नहीं आएगा, आयन को तो छोड़ो। पर सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अगर हम सोडियम की स्पेसिफिकली बात करें तो सोडियम मेटल को अगर हीट किया जाए तो वो एक येलो कलर देता है, सेम एज सोडियम क्लोराइड। हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड सोडियम वेपर लैंप्स? देखिए हैं, स्ट्रीट लाइट सोडियम वेपर लैंप, येलो कलर की लाइट आती है, उसमें सोडियम वेपर होता है, वो सोडियम का कलर है। वही कलर तुम्हें बंसन बर्नर फ्लेम में सोडियम क्लोराइड को हीट करने पर नजर आएगा, वही कलर तुम्हें ग्लास रॉड से नजर आएगा। उसका रीजन ये है कि बंसन बर्नर की फ्लेम में जब सोडियम क्लोराइड या सोडियम के किसी सॉल्ट को हीट किया जाता है तो बंसन बर्नर फ्लेम इज इलेक्ट्रॉन रिच। बंसन बर्नर फ्लेम भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, तो बीइंग इलेक्ट्रॉन रिच वो कुछ सोडियम आयंस को सोडियम एटम में कन्वर्ट कर देता है। पूरा नहीं, ये मत समझना कि इसे एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम यूज कर लोगे। कुछ सोडियम आयन सोडियम एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो सोडियम एटम उस फ्लेम को येलो कलर दे देते हैं, ठीक है। इट इज नॉट द कलर ऑफ द आयन, इट इज द कलर ऑफ द ट्रांजिएंट स्पीशी। ट्रांजिएंट का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड स्पीशी फॉर्म्ड इन द फ्लेम। जो स्पीशी फ्लेम में बनी है उनका कलर है। एंड बी वेरी क्लियर, हर आयन के लिए अलग अलग स्पीशी है। जैसे लिथियम के लिए लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, सीजियम के लिए कुछ और बनता है, पोटेशियम के लिए कुछ और बनता है, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए उनके एटम्स बन जाते हैं। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो एटम्स है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो अगर बन भी जाएंगे तो उनका कलर नहीं आएगा, ठीक है। इज इट क्लियर?
तो लिखिए when the alkali and alkaline earth metal salts, ब्रैकेट में लिख लीजिए mostly chlorides, when alkali and alkaline earth metal salts, bracket में mostly chlorides, are heated directly in the Bunsen burner flame, heated directly in the Bunsen burner flame, they give characteristic colors. They give characteristic colors. Full stop. These colors are of transient species. Transient का मतलब short lived. These are the colors of transient or the short lived species formed in the flame itself. Full stop. In case of sodium, it is sodium atom which gives the golden yellow color to the flame. Full stop. Beryllium and magnesium have a high ionization energy. Beryllium and magnesium have a high ionization energy, and Bunsen burner flame is not able to excite their electrons. And Bunsen burner flame is not able to excite their electrons. Hence, they do not give any color to the flame. Hence, they do not give any color to the flame. ठीक है, तो ये था कलर का रीजन. सॉल्ट क्यों कलर्ड है, सॉल्ट फ्लेम में क्यों कलर्ड है, वैसे कलर्ड क्यों नहीं है. इज इट क्लियर? चलिए, अब हम बात करते हैं एक और फैक्टर की, एंड दैट फैक्टर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन. ठीक है. अच्छा देखो, पहले हम डिसोल्यूशन की ही बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली डिसोल्यूशन मींस. हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें एक सॉल्वेंट है, उसमें हमने एक सब्सटेंस को डाला और डालने के बाद वी shook it very well and we got a clear solution. ठीक है, हमने एक सब्सटेंस एक सॉल्वेंट में डाला और हमें एक क्लियर सॉल्यूशन मिल गया. अब देखो, क्लियर सॉल्यूशन दो वजह से मिल सकता है. एक, वो सब्सटेंस उसमें डिसॉल्व हो गया. दूसरा, वो उसके साथ रिएक्ट करके डिसॉल्व हो गया. ठीक है, फाइन. तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है, हाउ टू वेरीफाई दैट इट हैज सिंपली डिसॉल्व्ड और इट हैज रिएक्टेड एंड डिसॉल्व्ड. ये मुझे कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन समझ में आ गया कि मैंने एक सब्सटेंस को पानी में डाला या किसी भी एक सॉल्वेंट में डाला और मुझे क्लियर सॉल्यूशन मिल गया. अब वो क्लियर सॉल्यूशन तो मुझे मिल गया, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इसके साथ रिएक्ट कर गया है या सिर्फ डिसॉल्व हुआ है. तो मैं कैसे पता करूंगा कि ये रिएक्ट कर गया है या डिसॉल्व हुआ है? क्वेश्चन क्लियर है ना? हाँ. टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर चेंज से क्या पता चलेगा? कभी नमक को पानी में डाला है, ठंडा हो जाता है. हाँ, नमक पानी में डिसॉल्व होकर ठंडा होता है. बेटा गर्म कब से होने लगा? कभी चेक किया है? शुगर से भी ठंडा होता है, ग्लूकोज से भी ठंडा होता है, अल्कोहल डालते हो तब भी ठंडा होता है.
सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो तो गर्म हो जाता है, रिएक्ट करता है। नहीं कोई भी बोले तो बेटा, एक तो तुम्हें ऑब्जर्वेशन नाम की कोई चीज नहीं है। पानी में नमक डालेंगे, अच्छी तरह घोलेंगे और फिर टिक टिक गर्म हो गया। अबे गर्म क्यों होता है, वो तो ठंडा होता है, लेकिन टिक टिक गर्म हो गया। हाँ हाँ गर्म हो गया। दूसरा भी कहता हाँ थोड़ा सा गर्म लग रहा है। यू क्रिएट एन ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन योर परसेप्शन कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन नहीं होते तुम्हारे, जबरदस्ती के बना देते हो। चूने को पानी में डालते हैं तो गर्म हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालते हैं तो गर्म हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड में पानी डालते हैं या पानी में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो गर्म हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी में गर्म होता है, अल्कोहल, शुगर, सुक्रोज, यूरिया, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, दे ऑल कूल इट डाउन। मेजॉरिटी ऑफ द सॉल्ट्स, अगर हम एनहाइड्रस सॉल्ट स्पेसिफिकली की बात नहीं कर रहे, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट एनहाइड्रस या कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस, उनको पानी में डालते तो पानी गर्म होता है। सारे के सारे रीजंस हैं, सबके हैं रीजंस, मुझे पता है, बट मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। तो ओके, व्हाट आर यू गोइंग टू टेल अबाउट दैट? इनमें से कौन सा रिएक्टेड है, कौन सा डिसॉल्व्ड है? सबका टेम्परेचर बता दिया मैंने आपको, आप बताइए। कलर चेंज हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते तो कलर कौन सा चेंज होता है? और किस किस का कलर चेंज होता है? मुझे नहीं लगता। सोडियम को भी पानी में डालते तो कलर चेंज होता है। पोटेशियम को पानी में डालो कलर चेंज होगा। हाँ, तुम्हारे चेहरे का बदल सकता है क्योंकि वो फट जाता है, ब्लास्ट करता है, लेकिन उससे क्या पता चलता है? पीएच चेंज। तो सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डालते पीएच चेंज होता है या नहीं होता? तो वो रिएक्टेड है। ये मुझे क्राइटेरिया बताओ, मुझे सिंपल सा क्राइटेरिया पता करना है। मेरे को तुम जैसे बच्चों को समझाना है कि ये रिएक्टेड है, ये डिसॉल्व्ड है। तो मैं तुम जैसे बच्चों को ये बताऊंगा पीएच चेंज हो गया, हीट निकल रही है, तुम कहोगे हीट निकाल के दिखाओ, देखिए कितनी निकल रही है। इतनी सी हीट तो ऐसे भी निकल जाती है। फिर क्या बताऊंगा मैं? ये बताऊंगा रीजन। हाँ, ये इतना कैलकुलेशन करके बताऊंगा तुम्हें, फ्यूज उड़ जाएगा। उसमें क्या है पता चलेगा? रिएक्शन क्वेश्चन क्या बताएगा? रिएक्शन क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिएक्शन क्वेश्चन आता है ना, फिर क्या पता चलता है? रिएक्ट कर रहा है। रिएक्शन क्वेश्चन इक्विलिब्रियम के लिए होता है। अब मुझे क्या पता रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा? रिएक्शन क्वेश्चन तो मैं किसी का भी निकाल दूंगा, हो रहा हो या ना हो रहा हो। बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो पहले पता होना चाहिए, तब तो रिएक्शन क्वेश्चन का यूज है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब आएगा? जब मुझे पता हो ये रिएक्टिव हो रहा है। सबसे पहली चीज है ये रिएक्ट हो रहा है या डिसॉल्व, उसके बाद बाकी सारी चीजें आती है। वो कैसे पता करूं? पता चले मैं सारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन क्वेश्चन निकालने में लगा हुआ और रिएक्ट ही नहीं करता। सल्फ्यूरिक एसिड कभी अपने पानी में टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी लेके 1-2 ड्रॉप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की डाली है? हाथ से ऐसे पकड़ा, उसको पकड़ के देखना, ठीक है? इतना तेज गर्म हो जाता है वो, उसे रिएक्शन बोलोगे? बोलो, बोल भी सकते हो तुम, बोल दो। अब सुनो बात को, बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया, बहुत सिंपल सा। पानी लो या सॉल्वेंट लो, सॉल्यूट डालो, हिलाओ, क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर दो, सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर दो। अगर तुम्हें सॉल्यूट वापस मिल गया तो डिसॉल्व था, कुछ और मिला तो रिएक्टेड था, खत्म। क्या हुआ? क्या? मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं। सोडियम क्लोराइड में कहता हूं पानी में डिसॉल्व होता है, रिएक्ट नहीं होता, क्योंकि सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करने के बाद पानी इवेपोरेट किया जाता है, सोडियम क्लोराइड वापस मिल जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालने के बाद पानी को इवेपोरेट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड नहीं मिलता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है? अगर मैं सोडियम को पानी में डाल दूं, पानी में डालने के बाद उसको डिसॉल्व कर दूं, पूरा का पूरा वैनिश हो जाएगा, उसके बाद मैं इवेपोरेट करूंगा तो मुझे सोडियम नहीं मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा।
तो मैं कहता हूं सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करता, डिसॉल्व नहीं होता। लेकिन हाँ, यहां पे भी डिमार्केशन बहुत कम है। अब जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, अब तुम उसको और हीट किया जाए, नहीं थोड़ा सा गीला, थोड़ा सा गीला, पूरा पानी इवापोरेट करते 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 आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, तो वो तो डिमार्केशन बड़ी ब्लर्ड सी हो जाती है। रिएक्टेड और डिसॉल्व की डिमार्केशन कहीं कहीं जाके ब्लर हो जाती है, बिकॉज डिसोल्यूशन भी अपने आप में एक रिएक्शन है। ठीक है, तो अगर तुम उसको सेपरेट कर सकते हो आराम से, सॉल्यूट को ऑब्टेन कर सकते हो इवेपोरेटिंग द सॉल्वेंट, तो वी वुड कंसीडर इट टू बी डिसॉल्व्ड। और अगर नहीं ऑब्टेन कर पाते, कुछ और बन जाता है, तो इट इज रिएक्टेड। ठीक है, सिंपल सा क्राइटेरिया है, कौन सा दिमाग लगाना था इसमें? हाँ, फ्रीजिंग कर लो, सेपरेट करना है मुझे, फ्रीज कर दो, चलेगा। अगर तुम उससे सेपरेट कर सकते हो, फ्रीज तो और अच्छा है, बल्कि क्योंकि फ्रीजिंग में आप एनर्जी नहीं दे रहे, यू आर एक्चुअली सेपरेटिंग आउट एज इट इज। ठीक है, आयंस को क्या करना है? क्या करना है आयंस को? ओके, इज दैट क्लियर? तो अब हमने डिसोल्यूशन और रिएक्शन का एक छोटा सा क्राइटेरिया समझा, रीजन नहीं समझा, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन समझा कि अगर ये ऑब्जर्वेशन तो हम कहेंगे डिसॉल्व, ये ऑब्जर्वेशन तो हम कहेंगे रिएक्टेड। तो हमने ऑब्जर्वेशन समझे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ अब हम लेट अस कंसीडर कि सोडियम को हम डिसॉल्व करना चाहते हैं, या किसी भी चीज को डिसॉल्व करना चाहते हैं। जब हम किसी भी चीज को पानी में डिसॉल्व करना चाहते हैं, देखो क्राइटेरिया अलग अलग हो जाते हैं अलग अलग सॉल्वेंट के, लेकिन अगर हम किसी चीज को पानी में डिसॉल्व करना चाहते हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि पानी में कोई भी चीज सिवाय दो रीजन के और किसी रीजन से डिसॉल्व नहीं होती। पानी के अंदर अगर हम किसी सब्सटेंस को डालते हैं तो बी वेरी क्लियर, वो सब्सटेंस और सब्सटेंस के पार्टिकल के बॉन्ड टूटेंगे, लेकिन पानी और पानी के बॉन्ड भी टूटेंगे, तभी पानी उसको सराउंड करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बॉन्ड है, ये टूटते हैं और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्यूट के जो बॉन्ड है ये टूटते हैं और ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल से सॉल्यूट पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं। फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इंटरैक्ट करते हैं और ये सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है, ये एनर्जी रिलीज है। ठीक है, ऑब्वियसली यहां पे दो सॉल्यूट दो सॉल्वेंट के साथ मिलके दो सॉल्यूट सॉल्वेंट बनाएंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी दो एब्जॉर्ब्ड है, ये एनर्जी रिलीज है। नाउ यू हैव टू कंसीडर कि ये एनर्जी जो रिलीज है वो इन एनर्जी से ज्यादा है या कम है। तो इस एनर्जी ने इस एनर्जीज को कंपनसेट करना है। क्लियर? अच्छा, एक और बात, कई सॉल्यूशंस एंडोथर्मिक होते हैं, जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। तो सॉल्यूशन एंडोथर्मिक होते हुए भी बन जाता है, और उसका रीजन ये है कि सॉल्यूशन फॉर्मेशन हमेशा एंट्रोपी फेवर्ड है, डिसऑर्डर फेवर्ड है। सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, मिक्सचर की एंट्रोपी प्योर सब्सटेंस से ज्यादा होती है। तो अगर थोड़ा सा एंडोथर्मिक भी है तो भी सॉल्यूशन बन जाता है। थोड़ा सा एंडोथर्मिक, बहुत एंडोथर्मिक है नहीं बनेगा, तब इनसॉल्युबल हो जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब अगर हम किसी चीज को पानी में डालते हैं तो पानी में डालने पर उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स टूटेगा, वाटर मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स टूटेगा, और फिर उस सब्सटेंस और वाटर मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स बनेगा। वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि सब्सटेंस अपने अट्रैक्टिव फोर्स तोड़ देता है, पानी के साथ अट्रैक्टिव फोर्स बनाने की कोशिश करता है, पर पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं टूटते। तो many a times a substance is not soluble in water because water does not allow it to be soluble. ठीक है, अब जैसे कि पानी के ऊपर अगर हम ऑयल की एक ड्रॉप डालते हैं तो हम ये कहते हैं कि ऑयल पानी में डिसॉल्व नहीं होता। गलत स्टेटमेंट है, पानी ऑयल को डिसॉल्व होने नहीं देता। क्योंकि अगर तुम ऑयल की ड्रॉप डालते हो तो तुम देख सकते हो ऑयल की ड्रॉप पानी में फैल जाती है,
फैलने का मतलब ये है ऑयल की ड्रॉप तो पानी से मिलना चाहती है, उससे जुड़ना चाहती है, पानी नहीं जुड़ने देता, इसलिए वो ऊपर फैल के जितना कांटेक्ट में पानी के साथ आ सकती है आ जाती है। ठीक है, वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं और उसको कंपनसेट करने के लिए उससे स्ट्रांग फोर्स चाहिए। वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी को सिर्फ दो फोर्स कंपनसेट करते हैं, एक या तो वो सब्सटेंस जो डाला है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले पानी के साथ, या फिर वो पानी में जाके आयंस बना दे। तो वाटर इज अ डायपोल, वो डायपोल उसके मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा और आयन डायपोल इंटरेक्शन बना देगा। आयन डायपोल इंटरेक्शन एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड को कंपनसेट कर सकता है, लैटिस एनर्जी को भी कंपनसेट कर सकता है। ठीक है, तो पानी में कोई भी सब्सटेंस सिवाय इन दो रीजन के किसी रीजन की वजह से डिसॉल्व नहीं होता, या तो वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए या पानी में टूट के आयंस बनाए जिससे कि आयन डायपोल इंटरेक्शन बन सके। अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जो पानी में डिसॉल्व होके या पानी में जाके हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता और आयंस भी नहीं बनाता, तो सेफली कह दीजिए ये पानी में सिग्निफिकेंटली सॉल्युबल नहीं है। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो अगर मैं सोडियम को पानी में डिसॉल्व करना चाहता हूं, अगर मैं सोडियम को पानी में डालूंगा तो इन्हीं दो रीजन में से एक रीजन देना पड़ेगा। पर एक पहली बात है, सोडियम पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बना सकता। तो अगर पानी में डिसॉल्व होना चाहता है सोडियम तो उसको आयोनाइज होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पानी में सोडियम के डिसोल्यूशन का जो स्टेप होगा, प्रोसीजर होगा, वो ये होगा, हमारे पास है सोडियम सॉलिड। ठीक है, इसको हम देंगे लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी कह लो, मेटल के लिए इसको डेल्टा एच सब्लिमेशन कहा जा सकता है, यानी कि सॉलिड से आपने गैस बना दिया, गैस में वो एटम्स बन जाएंगे। इसको आप डेल्टा एच एटोमाइजेशन बोल सकते हो, क्योंकि मेटल का एटम बनाना भी वही चीज है। ठीक है, लैटिस एनर्जी बोल सकते हो, सब्लिमेशन एनर्जी बोल सकते हो, एटोमाइजेशन एनर्जी बोल सकते हो, ये तीनों चीजें मेटल्स के लिए सेम है। ठीक है, तब ये बन जाएगा सोडियम गैसियस। अब इस सोडियम गैसियस को दी जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी, जिससे ये बन जाएगा Na प्लस गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन को गैसियस में बोलूं या नहीं बोलूं वो अच्छा नहीं लगता, मुझे समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं। अब ये तो एनर्जी एब्सॉर्ब है। अब क्या होगा कि ये सोडियम आयन अब वाटर के साथ इंटरैक्ट करेगा, एक्सेस ऑफ वाटर के साथ, और अब रिलीज होगी डेल्टा एच हाइड्रेशन और बन जाएगा Na प्लस एक्वस। दिस इज द हाइड्रेशन एनर्जी। ये रिलीज होगी क्योंकि यहां पे तो बॉन्ड बन रहे हैं ना, आयन डायपोल इंटरेक्शन है। ओके, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी सॉल्वेट होगा, इसकी भी एक हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, एंड वी वुड गेट इलेक्ट्रॉन एक्वस। तो व्हेन सोडियम डिसॉल्व्स इन वाटर, ये प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है, और सोडियम आयन एक शरीफ आयन है, उसकी चार्ज डेंसिटी कम है, वो अपने आप में खुश है, तो पानी जब उसको सराउंड होता है तो पानी के साथ फ्लर्ट करता है, बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, तो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सीजियम आयन, रुबीडियम आयन, जो बड़े बड़े आयन है जिनकी चार्ज डेंसिटी कम है, वो फ्लर्ट करते हैं, हाइड्रेशन स्पेयर बनाते हैं, बॉन्ड नहीं बनाते, वाटर को ब्रेक नहीं करते। ठीक है, इज इट क्लियर? पर ये इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं कहा जा सकता। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, ये चार्ज ही है, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी? अल्टीमेट चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन इज इटसेल्फ रिडक्शन। रिडक्शन जब कहते हो तो ये कहते हैं ना एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन खुद तो रिडक्शन ही हो गया ना। अब ये इलेक्ट्रॉन को तुमने वाटर के आसपास छोड़ दिया है, तो ये तो वाटर को तोड़ देगा। ठीक है ना, वही बात है ना कि किसी स्मार्ट पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर मत करने दो अगर तुम्हें अपनी आसपास के स्मार्ट पर्सन की चिंता है, वरना तुम अकेले रह जाओगे। तो ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पर हमारे पास वाटर है, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से कहता है कि अबे हाइड्रोजन देख तेरे को ऑक्सीजन कितना अत्याचार कर रहा है, तेरा इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तेरे पे पॉजिटिव चार्ज डाल दिया।
तो को अजीब नहीं लगता? हाइड्रोजन कहता नहीं ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही। कहता नहीं देखना, तू इलेक्ट्रॉन डिजर्व करता है, तेरे पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन छीने जा रहा है। तो हाइड्रोजन कहता क्या करूं? कहता कुछ मत कर, एक काम कर, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नहीं आ जा, क्या ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन वो नहीं आ जा, वो हाइड्रोजन को आने के लिए नहीं कहता, वो हाइड्रोजन से कहता है कि एक काम कर, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो एक काम कर, उसका इलेक्ट्रॉन और अपना इलेक्ट्रॉन भी उसके मुंह पे मार दे, मैं आ रहा हूं तेरे पास। तो हाइड्रोजन इस पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को, जिसमें इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के मुंह पे मारता है कि तुझे इलेक्ट्रॉन ही चाहिए ना, ले इलेक्ट्रॉन ले, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहां आ जाता है, और जैसे ही ऐसा होता है ऑक्सीजन बेचारा समझ ही नहीं पाता हुआ क्या, और ये हाइड्रोजन जी ये गए वो गए, और ये OH माइनस रह गया। तो ये सारा का सारा जो शैतानी है वो इलेक्ट्रॉन की है। रीजन, इट हैज अ वेरी हाई चार्ज डेंसिटी एंड बी वेरी क्लियर, वाटर वाज वल्नरेबल, क्योंकि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन ने टॉर्चर तो किया ही था, तो रिटेलिएट कर दिया हाइड्रोजन ने। अब नाउ हमने सोडियम को पानी में डाला, सॉल्यूशन बन गया, अब हमने सॉल्वेंट को इवेपोरेट किया। एक पिक्यूलियर बात है कि सोडियम आयन ने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के वो इलेक्ट्रॉन से फ्री हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन को दिखता तक नहीं है। यही होता है जब भी किसी आयनिक सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व किया जाता है, कैटायन अनायन अलग हो जाते हैं, कैटायन अलग घूम रहा है, अनायन अलग घूम रहा है, वो अपने रंग रलियों में बिजी है, वो अपने रंग रलियों में बिजी है, सबका अपना अपना हाइड्रेशन स्फीयर है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। रिमेंबर इट, एनायन एंड कैटायन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब सोडियम जी घूम रहे हैं, अब हमने सॉल्वेंट को इवेपोरेट करना शुरू किया। तो जैसे जैसे हमने सॉल्वेंट को इवेपोरेट करना शुरू किया, सोडियम के आसपास जो वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए थे वो कम होने शुरू हो गए। अब जैसे ही वो कम होने शुरू हुए, सोडियम को याद आया, अबे यार मेरे पास तो नेगेटिव चार्ज भी था, अब ये सारे के सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल निकल जाएंगे तो मैं तो पॉजिटिव रह जाऊंगा, मेरे चार्ज का क्या होगा? तब जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल निकलने शुरू होते तो वो नेगेटिव को ढूंढना शुरू करता है और आवाज देता, भाई इलेक्ट्रॉन कहां है, आजा। अब इलेक्ट्रॉन हो तो आए ना, इलेक्ट्रॉन तो जा चुका हाइड्रोजन लेकर। अब जब सोडियम के आसपास चार्ज, वो आयंस का, वो वाटर मॉलिक्यूल कम होने शुरू होते हैं, तो जब सोडियम आवाज देता तो वहां से आवाज रिप्लाई आता है, भाई मैं हाइड्रोक्साइड हूं, मेरे पास भी नेगेटिव चार्ज है, काम चलेगा। अब सोडियम कहता है यार पॉजिटिव तो नलीफाई करना ही है, इलेक्ट्रॉन पता नहीं कहां चला गया, तो हाइड्रोक्साइड से कहता है यार तू ही आजा, चार्ज तो नलीफाई करे एक दूसरे का। तो जब हम पानी को इवेपोरेट करते हैं तो सोडियम आयन के आसपास हाइड्रोक्साइड आयन आते हैं एंड वी गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम नहीं मिलता। सोडियम क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला था वो हाइड्रोजन लेके भाग गया और पीछे छोड़ दिया हाइड्रोक्साइड। इज इट क्लियर? तो ये हुआ है। तो सोडियम को जब पानी में डालते हैं वो डिसॉल्व नहीं होता, रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। इनफैक्ट सोडियम छोड़ो, कोई भी मेटल अगर पानी में डालोगे या तो कुछ नहीं होगा और कुछ होगा तो वो रिएक्शन होगा, डिसोल्यूशन नहीं। क्योंकि कोई भी मेटल पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो डिसॉल्व हो नहीं सकता। वो आयंस बनाएगा, इलेक्ट्रॉन सेपरेट करेगा, इलेक्ट्रॉन सेपरेट होते ही पंगा लेगा। एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? ठीक है। अब ये जो कहानी तुम्हें सुनाई है इसे अपने शब्दों में लिख लो, ज्यादा मजा आएगा। मैं डिक्टेट करूंगा तो उतनी अच्छी कहानी नहीं लिखी जाएगी। हाँ जी बेटा, देखो सिस्टम में एनर्जी तो है, 0 केल्विन की तो बात कर नहीं रहे, ठीक है। तो सॉल्वेंट के कुछ बॉन्ड तो टूट ही रहे होंगे, टूट रहे होंगे, बन रहे होंगे, टूट रहे होंगे, बन रहे होंगे, ठीक है। उस टूटने पर कोई सॉल्यूट मॉलिक्यूल जाके चिपक जाए तो एनर्जी लिबरेट हो जाएगी, और जो एनर्जी लिबरेट हुई है वो आगे की एनर्जी दे देगी तोड़ने के लिए, एंट्रोपी आ जाएगी। तो ये फैक्टर्स ऐसे चलते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस ऐसे नहीं होते कि हमने एनर्जी दी, चल ये तोड़ दे, सारे के सारे पहले तोड़ दें फिर उनको जोड़ेंगे, नहीं, साइमल्टेनियस होता है। और हर रिएक्शन, बी वेरी क्लियर, ध्यान से समझना, काइनेटिक्स में भी बताया था, फिर बता रहा हूं, वो ये कि केमिस्ट्री के अंदर कोई भी रिएक्शन अगर शुरू होता है ना, तो ऐसा नहीं कि सारे मॉलिक्यूल पहले एक स्टेज पे आते हैं, एक मॉलिक्यूल स्टार्ट करके एंड करता है रिएक्शन को, बीच में नहीं रुकता। हाँ
इलेक्ट्रॉन चार्ज है बेटा, चार्ज कहां से बन रहा है? देख, ये -1 है, वो -1 है, चार्ज तो बैलेंस है। फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। और अनचार्ज स्पीशीज से चार्ज बन सकता है, लेकिन इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सोडियम से बना है, देखो ये अनचार्ज है, ये बना है, लेकिन जितना पॉजिटिव बना है एग्जैक्ट उतना नेगेटिव बना है। द सिस्टम ओवरऑल विल रिमेन न्यूट्रल फॉर एवर। आप कोई भी चार्ज सॉल्यूशन नहीं बना सकते, बन ही नहीं सकता। आप कोई चार्ज क्रिस्टल नहीं बना सकते, नॉट पॉसिबल। आता है, वो तो बोला कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, कर सकते हैं। नहीं सर, उसके बारे में तो हमें पता है ना कि उसकी मतलब एनर्जी चेंज तो सॉल्यूशन में भी होती है। देयर इज एन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आल्सो। तो उसमें तो पता चलेगा ना कि इतना बॉन्ड टूटा, सॉल्यूशन बना है, ये पता चल गया, बट वो सॉल्यूशन और रिएक्शन है, उसका क्राइटेरिया क्या है? एनर्जी से क्या सॉल्यूशन और रिएक्शन का क्राइटेरिया बता दोगे आप? कि इतने जूल से ज्यादा एनर्जी निकली तो हम उसको सॉल्यूशन मानेंगे, कम निकली तो सॉल्यूशन मानेंगे, ज्यादा निकली तो रिएक्शन मानेंगे। ये क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ेगा फिर आपको। क्या हुआ? क्योंकि सॉल्यूशन भी जब बनता है ना तो एनर्जी चेंज आता है, हर सॉल्यूशन में आता है। सर हमें पता है ना कि जैसे हमने कॉम्प्लेक्स SO4 डाला, हाँ, उसके अंदर हमें पता है कि इतनी एनर्जी निकलेगी, क्योंकि उसके बॉन्ड पता कैसे चला? और हमने डिसाइड किया ना कि ये सॉल्यूशन है। क्यों डिसाइड किया हमने ये सॉल्यूशन है? क्वेश्चन ये है, क्योंकि हमने क्राइटेरिया ये बनाया कि पानी इवेपोरेट करने पे सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा है, कुछ और मिल रहा है, तो एनर्जी जितनी मर्जी चेंज हो हम उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। देखो बेटा, हर चीज में क्राइटेरिया डिपेंडेंट है। हमने क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया? अगर आप एनर्जी का क्राइटेरिया बना दोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर रिएक्शन बन जाएगा। उसके अंदर कितनी एनर्जी निकलेगी, जितनी मतलब बॉन्ड एनर्जी में निकलनी चाहिए, बॉन्ड एनर्जी निकलती रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? उससे फिर ये नहीं पता जाएगा रिएक्शन हुआ ही नहीं है। यार रिएक्शन का हुआ ही उसका क्राइटेरिया बताना। मैं कैसे कहूंगा रिएक्शन हुआ है? एनर्जी से क्राइटेरिया बना दूं क्या? बेटा तुम हवा में जी रहे हो, ड्रीम्स में जी रहे हो। तुम ये सोच के चल रहे हो कि मॉलिक्यूल तुम्हें बताएगा रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। मॉलिक्यूल कुछ नहीं बताता, केमिकल्स कुछ नहीं बताते। केमिकल्स अपना काम करते हैं, उनके काम को ऑब्जर्व करके हम क्राइटेरिया बनाते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड पानी में डाला, एनर्जी चेंज हुआ, मैंने टेम्परेचर ऑब्जर्व कर लिया, टेम्परेचर ऑब्जर्व आ गया, एनर्जी मेजर हो गई, सब कुछ हो गया। नाउ टेल मी, इज इट रिएक्शन और डिसोल्यूशन? पता? मैंने एक अननोन सॉल्ट लिया, पानी में डाला, अच्छी तरह हिलाया, टेम्परेचर मेजर कर लिया। हाउ डू आई नो रिएक्शन या डिसोल्यूशन? पता? समझ आई मेरी बात? सेपरेट आउट हो जाएगा। सर अगर वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड में इक्वल अमाउंट में डाला तो डाल दो, क्या फर्क पड़ता है? फिर फ्रीज करेंगे तो क्या होगा? मुझे क्या पता, करके देख लो। अब हर ऑब्जर्वेशन याद करके थोड़ा ना बैठा हूं। तो आपने ये बताया कि कैल्शियम की और एक बार बता, अगर मैं ऑब्जर्वेशन बता भी दूंगा तो तुम मानोगे? कैल्शियम अगर इसके H2O की जगह पोटेशियम होगा मुझे क्या पता? तो वो भी ऐसे करता है। बेटा कैल्शियम या तो रिएक्ट नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, और अगर कुछ करता तो रिएक्ट करता। अरे 2 हो या 10 हो, या तो कुछ नहीं करेगा, और करेगा तो ये करेगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। सारे मेटल्स आएंगे। अभी क्या बोला था? यही तो बोला था, मेटल कभी पानी में डिसॉल्व नहीं होता, या तो कुछ नहीं करता या रिएक्ट करता, कोई भी मेटल। समझ आई बात? रीजन, इलेक्ट्रॉन पानी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सीधा सा रीजन। कोई भी लो यार, कैल्शियम लिखते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? सोडियम की जगह तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें।
एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाएगा। बस 2 इलेक्ट्रॉन से 2 वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं कर सकते क्या? फिर क्या कंफ्यूजन है इसमें? हाँ हाँ, दोबारा बोल। सोडियम ना डाल के सोडियम अमालगम की डालते हैं। क्यों डालते? कहाँ डाला? कब डाला? क्वेश्चन आया था मतलब पेपर में। ए रुको, एक पेपर में क्वेश्चन आया था कि हम सोडियम क्यों डालते हैं, सोडियम अमालगम। अबे क्वेश्चन तो बता भाई, किसमें डालते हैं सोडियम अमलगम? अरे पानी में कर क्या रहे हैं हम सोडियम अमलगम से? लिखा था कि यार सोडियम डालते हैं तो एनर्जी लिबरेट होती है। तो सोडियम अमलगम से नहीं होगी? होगी, होगी, उसमें क्या दिक्कत है? उतनी ही होगी। आगे बोल। एक मिनट देखो, जब भी किसी ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन मुझसे पूछना हो ना, तो उस ऑब्जर्वेशन को प्रॉपरली पढ़ के आना। सोडियम अमलगम और सोडियम का फर्क सिर्फ इतना है कि सोडियम अमलगम में मर्करी होता है और सोडियम अमलगम की डेंसिटी पानी से ज्यादा है, सोडियम की डेंसिटी पानी से कम है। सोडियम अमलगम को जब पानी में डाला जाएगा तो वो पानी के नीचे चला जाएगा। जब नीचे चला जाएगा तो सोडियम पानी में नीचे रिएक्ट करेगा। नीचे जब रिएक्ट करेगा तो जो एनर्जी लिबरेट होगी वो पानी में डेसिपेट हो जाएगी। एनर्जी कम लिबरेट नहीं होगी, रिएक्शन वही है, एनर्जी एग्जैक्टली उतनी निकलेगी। थर्मोडायनेमिक्स से तुमने ये पढ़ा है कि अ रिएक्शन डन इन एनी नंबर ऑफ स्टेप्स द एनर्जी रिलीज्ड इज द सेम। तो सोडियम का अगर पानी के साथ रिएक्शन है तो तुम जैसे टेढ़े मेढ़े करके कर लो, एनर्जी चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, सोडियम अमलगम का सिर्फ ये बेनिफिट है कि एनर्जी कंसंट्रेट नहीं होती, वो स्प्रेड हो जाती है, और जब स्प्रेड हो जाती है तो उसमें हाइड्रोजन में आग नहीं लगती, वरना सोडियम में आग लग जाती है। इससे भी बेटर है अमलगम छोड़ो, सोडियम के पीस को लोहे के तार से बांध के डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम थिंग। और कोई रीजन नहीं है अमलगम बनाने का। ठीक है, अमलगम इनफैक्ट आर मोर रिएक्टिव देन मेटल्स। अमलगम में मेटल के एटम सेपरेट हो जाते हैं, बल्क नहीं होता। क्वेश्चन पूरा लेकर आया करो, हवा में नहीं, और ये बताया करो कि कौन से रिएक्शन में सोडियम अमलगम यूज हुआ है। यू माइट बी टॉकिंग अबाउट कैस्टनर-केल्नर सेल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तुम उसकी भी बात कर सकते हो, वहां पर सोडियम अमलगम होता है, पानी में जाता है। ठीक है, ओके। अब ये तो हमने इसकी बात कर ली, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि मेटल का सॉल्यूशन पानी में नहीं बन सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर मेटल का सॉल्यूशन पानी में नहीं बन सकता तो आखिर बन क्या सकता है। गर्मी लग रही है तो पंखा चला लो यार, चला लो, इतनी देर सोच क्यों रहे हो? सही बात है, पंखा आ गया तो पीछे वाले क्यों मना करते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट द सोडियम इन वाटर। अब अगर हमें किसी मेटल का सॉल्यूशन बनाना ही है तो हमें सॉल्वेंट बदलना पड़ेगा, और सॉल्वेंट बदलने के लिए हमें सिर्फ एक क्राइटेरिया देखना है, हमें एक ऐसा सॉल्वेंट लेना होगा जिसमें ये इलेक्ट्रॉन शैतानी ना कर पाए। बस अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को शैतानी से रोक दें तो हम मेटल का सॉल्यूशन बना देंगे। सोडियम आयन तो शरीफ है, वो तो कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन है जो शैतानी कर रहा है। और इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉन को शैतानी से रोका नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन इज द हाईएस्ट चार्ज डेंसिटी, तो वो तो अनस्टेबल है ही। हाँ, उसकी शैतानी को डिले किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। तो हम ये कहते हैं कि हमें एक ऐसा सॉल्वेंट दे दो जिसमें इलेक्ट्रॉन कुछ देर के लिए रुक जाए, जिससे कि हम उसका रिएक्शन कर पाए या कुछ देर के लिए सॉल्यूशन जैसी कोई मजा ले पाए कि भैया इतनी देर के लिए सॉल्यूशन है, धीरे धीरे रिएक्ट कर जाएगा। ऐसा हो सकता है। तो इसका तरीका क्या है? पहली बात, हमें पोलर सॉल्वेंट ही चाहिए, क्योंकि अगर नॉन पोलर होगा तो सोडियम आयनाइज नहीं होगा। ठीक है, सो वी नीड अ पोलर सॉल्वेंट which is capable of stabilizing the sodium ion and electron but does not
react with the electron. तो अगर ऐसा करना है तो उसका एक सिंपल सा तरीका है कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज था, तो ऑक्सीजन ने बहुत इसको टॉर्चर कर रखा था। तो अगर हम ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ले ले तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन की जो कैपेसिटी है इस हाइड्रोजन को फुसलाने की वो कम हो जाएगी। हाइड्रोजन अपने आप में कहेगा मेरे पास ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, तू रहने दे। ठीक है, द ऑप्शन वी हैव इज यूज अमोनिया। ठीक है, अगर हम अमोनिया की बात करते हैं तो वहां पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से कम है, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज कम है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन के लिए हाइड्रोजन पर अटैक करना मुश्किल हो जाता है। ये नहीं कह रहा कि नहीं करता, धीरे धीरे वो उसमें भी अटैक कर जाता है, लेकिन मुश्किल हो जाता है। और अमोनिया के साथ एक और एडवांटेज है, वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है, अमोनिया -20 पे लिक्विफाई होता है। तो अमोनिया के अंदर हम कहीं लो टेम्परेचर पहुंच सकते हैं। जितना लो टेम्परेचर करेंगे, ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ेगा तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो जितनी कम एनर्जी सिस्टम में होगी, एनर्जी मिलने के चांसेस उतने कम हो जाएंगे, और रिएक्टिविटी स्पीड, याद है, विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर एवरी केमिकल रिएक्शन स्लोज डाउन, तो ये रिएक्शन भी स्लो हो जाएगा। तो थोड़ी ज्यादा देर के लिए मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा। अल्टीमेटली रिएक्ट करेगा, लेकिन कुछ देर के लिए तो मिल जाएगा ना। ठीक है, क्लियर? तो अगर हम इस सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डाल दें, लिक्विड नहीं, लिक्विड, यहां पे लिक्विड चाहिए, पानी नहीं चाहिए। लेट्स से हम उसको X + Y NH3 लिख देते हैं। देखो, पानी के लिए एक टर्म होती है एक्वस, एक्वस का मतलब होता है एक्सेस ऑफ वाटर। अमोनिया के लिए ऐसी कोई टर्म नहीं है, तो मैं X + Y अमोनिया लिख रहा हूं। ठीक है, इट इज गोइंग टू गिव अस Na + NH3X, this is ammoniated cation plus electron NH3Y, this is ammoniated electron. ठीक है, alkali and alkaline earth metals dissolve in liquid ammonia. ठीक है, if these solution are pure, इनमें कोई और मेटल की impurity नहीं है, and we keep it at a certain temperature without any catalyst, without heating, so these solutions are stable enough for the reaction. बुक में लिखा हुआ था कि अगर सोडियम का सॉल्यूशन लिक्विड अमोनिया में बना दिया जाए और उसमें कोई और impurity नहीं है, तो these solution decompose to the extent of 1% per day. मतलब कि इसको 2-3 दिन के लिए भी रखा जा सकता है। तो ये इनकी स्टेबिलिटी है। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशंस ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल बन जाते हैं। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन तो बन गए। व्हाट कुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज सॉल्यूशंस? इनकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? थिंक ओवर। देखो, कुछ प्रॉपर्टीज ऑब्वियस है, वो पूछ रहा हूं। कंडक्शन, यस, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मोबाइल हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका जो फील्ड है वो एक मेटलिक बॉन्ड की तरह हो जाता है। ठीक है, जैसे मेटल बॉन्ड में मेटल इलेक्ट्रॉन सी मॉडल होता है ना, वैसे हम यहां पे इलेक्ट्रॉन सी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन सी बना देते हैं। अगर हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाए तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करेगा वो पूरे सिस्टम के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर देगा। ऐसी तो होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, पूरा इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना दौड़ के वहां जाता है इलेक्ट्रिसिटी लेकर। यहां से एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, आगे से एक इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है, क्योंकि फील्ड लाइट की स्पीड से सेटअप होती है। So these solutions, because of the electrons, ammoniated electrons, they show a metallic conductance. Their conductance is similar to the liquid metals like mercury. Is it okay? Is it clear? तो लिखो,
Characteristic of liquid ammonia solution. Characteristics of liquid ammonia solutions. पहला लिखिए, they have electrical conductance. They have electrical conductance similar to liquid metal like mercury. पहला, what could be the other observation? वो बाद में बात करेंगे, पहले कोई और प्रॉपर्टी बता दो. These solutions are extremely strong reducing agents. देखो, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जब हम रिडक्शन की बात करते हैं तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट में से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है. सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि ये आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है. इस सिस्टम में हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर दिया है, तो अब तो इलेक्ट्रॉन आ गले लग जा वाली सिचुएशन में है, जो मर्जी आ जाए गले लग जाए इलेक्ट्रॉन ले जाए. So in that sense, these solutions become extremely strong reducing agents. Is it clear? देखिए, these solutions are extremely strong reducing agents. ठीक है? Clear? अभी किसी ने बोला था magnetic properties. चलो बताओ. These solutions, will they be paramagnetic or diamagnetic? Paramagnetic, क्यों? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेशन का पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक से क्या लिंक? क्या अगर डायमैग्नेटिक हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा? फिर और एक बात बताओ, स्पिन्स का इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या लिंक? इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज डिपेंडेंट है ना, और ये नेगेटिव चार्ज है, तो अगर दो नेगेटिव चार्ज होंगे तो दो की इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, एक होगा तो एक की बन जाएगी. तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या लिंक? क्यों? सोडियम आयन तो डायमैग्नेटिक है, उसमें कोई शक नहीं है. ये इलेक्ट्रॉन क्या है? एक मिनट, ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे अनपेयर्ड होंगे? अनपेयर्ड. अनपेयर्ड हुआ तो पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक? बेटा पैरामैग्नेटिज्म होता क्या है? तो है या नहीं है इसमें? तो ये पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक होगा? तो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा ऑर्बिटल में होते हैं. ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या है? द रीजन वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. तो जहां इलेक्ट्रॉन है वहां ऑर्बिटल है ना. ऑफ कोर्स ऑर्बिटल में है. अमोनिया के एक्सटेंडेड ऑर्बिटल्स में. अमोनिया सराउंड कर रहा है उसको. किसमें? इसमें. तो ये बनता कब है? बनता ही कब है? वो निकलता है, इसी को निकालता है वो पकड़ के, सराउंड करके ही निकालता है. और अगर बन गया, जैसे कि सोलर विंड होती है, सोलर में इलेक्ट्रॉन विंड्स होती हैं, तो जहां इलेक्ट्रॉन चल रहा है वो ऑर्बिटल है. सन एक न्यूक्लियस की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन विंड है, वो पूरा एक एटम है. बहुत सारी लंबी चौड़ी चीजें रहते हैं. अभी फिलहाल जहां तुम ये सिर्फ ये मानो कि जहां इलेक्ट्रॉन है वहां ऑर्बिटल है. इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल को डिसाइड करता है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को नहीं. हाँ हाँ, हमारी डायनामो इफेक्ट कैसे आती है जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलरली वो मतलब रिवॉल्व करता है? भैया रिवॉल्व एक चीज है, रोटेट अलग चीज है. सर वो जब इलेक्ट्रॉन की जो प्लस हाफ और माइनस हाफ स्पिन है,
वो उसकी रोटेशन की वजह से, रिवोल्यूशन की वजह से नहीं। पैरामैग्नेटिज्म उस रोटेशन की वजह से, रिवोल्यूशन की वजह से नहीं। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होती है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट नहीं। यार तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछा है कि ये सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? पैरा क्यों होगा? इलेक्ट्रॉन, हु इज गोना डिसाइड? तुम। इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड क्यों है? हाँ बोलो, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड क्यों है? तो रुका रहेगा, रिएक्ट नहीं कर रहा। अब रिएक्ट ना करने का मतलब अनपेयर्ड है। तो ना खींचे तो अकेला क्यों रहना जरूरी है? किसी और इलेक्ट्रॉन से पेयर नहीं बना सकता? एक ही इलेक्ट्रॉन है पूरे सिस्टम में। ओ भैया, मैंने एक सोडियम लिखा तो इसका मतलब एक ही सोडियम एटम है क्या? सोडियम में नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर बना ले दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ सिस्टम में से। सोडियम कितने हैं? एक एटम है ये, तो एक एटम रिएक्ट कर रहा है अमोनिया में, कितने डाले होंगे? कम से कम फ्यू बिलियन। तो फ्यू बिलियन में कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा उसे? हाँ क्यों? रुक, क्या कर रहे हो? तुम्हें लगता है तुम डिस्कशन करके आंसर निकाल लोगे? ओ भाई साहब, इधर सवाल का जवाब दीजिए, और अगर नहीं आता तो चुप बैठिए। अगर जवाब पता है तो मुझे बताओ, नहीं पता तो चुप बैठो। आपस में डिस्कशन नहीं करना। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन जो होगा फिर एक अलग से ऑर्बिटल में तो फॉर्मेशन होगा। देखो बेटा, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शायद तुमने पहले भी कभी पढ़ी हो। वाहियात होती है, नींद आ जाती है, कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई पढ़ाना नहीं चाहता। ठीक है, अगर तुम बकबक करते रहोगे तो मुझे मजबूरी में उस मोड पे आना पड़ेगा जहां मैं लिखवाता रहूंगा, तुम लिखते रहोगे। दिमाग में चल रहा होगा नई फिल्म आई है तमाशा, नई फिल्म आई है बाजीराव मस्तानी, कौन सा एक्टर है, कौन सी एक्ट्रेस है, टिकट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट हो रहा है, पता नहीं जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। दिमाग में ये चल रहा होगा, पेन नोट्स बनाते जाएंगे, लास्ट में ये नहीं पता चलेगा ये मैंने बनाए थे। चुप बैठ, सीधा बैठ, सीधा बैठ। तो या तो वो हो जाएगा, या फिर जब मैं इंटरैक्ट कर रहा हूं तो एटलीस्ट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग। बेटा तुम ये कॉपी बुक से नहीं पढ़ पाओगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई भी बुक पहले पेज से आगे नहीं बढ़ती, पहले पेज से आगे बढ़ते बढ़ते नींद आ जाती है। तो इसलिए क्लास में पढ़ना तुम्हारा जरूरी है। तो या तो मुझे तमीज से इंटरेस्टिंगली पढ़ाने दो, और उसके लिए तुम्हारा चुप बैठना और समझना ज्यादा जरूरी है। अगर आपस में बकबक करोगे, मुझे क्लास तो कंट्रोल करनी है, और क्लास कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है तुम्हारा हाथ ना रुकने दूं। पता है ना ये? क्योंकि जब तक तुम्हारा हाथ चलता है तब तक तुम्हारा मुंह बंद रहता है। हाथ रुकते ही मुंह शुरू हो जाता है। कुछ ना कुछ तो चलना है ना। तो सोच लो, इनऑर्गेनिक बहुत गंदी है, आगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, यहां पे तो फिर इंटरेस्टिंग है, वहां पे बहुत गंदा है। मैं बहुत बोरिंग बना दूंगा और लिखवा लिखवा के हाथ तोड़वा दूंगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए शराफत से शरीफ बने रहने दो। मुझे कई बार बता चुका हूं, मेरी शक्ल पे मत जाना है, मैं शक्ल से शरीफ दिखता हूं। किसी का कमेंट आएगा, किसने कहा? ओके, तो अब मुझे जवाब दे दो। हाँ, एक मिनट, मैं ये कह ही नहीं रहा कि ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। तुम जो भी सब जवाब मुझे दोगे, मेरा सवाल आएगा क्यों? क्यों पेयर में क्यों होगा? तो अमोनिया के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है,
अमोनिया के अपने इलेक्ट्रॉन्स तो सारे पेयर्ड है, तुमने ये इलेक्ट्रॉन डाला तो ये तो अनपेयर्ड ही होगा, तो ये डायमैग्नेटिक क्यों हुआ? और तुम मुझे कहोगे सर अभी अभी आप कह रहे हो पैरामैग्नेटिक होगा, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी और इलेक्ट्रॉन को पकड़ के पेयर क्यों नहीं हो रहा, तो ये डायमैग्नेटिक क्यों नहीं है? तो दोनों में क्यों नहीं है? एक बात ऐसी यार, बहुत गप्पे हो गई, सीधा सीधा जवाब दूं, यू कैन नॉट गिव एन आंसर, क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता कि कोई सिस्टम पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक होता क्यों है। आंसर कहां से दोगे? तुम्हें यह पता है इलेक्ट्रॉन पेयर होता ही क्यों है? अब ये मत बोलना स्टेबल होने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर होकर अनस्टेबल होता है। दो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, वो कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? अब ह्यूमन बीइंग थोड़ा ना समझा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव नेगेटिव ही अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव नहीं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर अनस्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर होता ही क्यों? हाँ जी भाई साहब, यही हो ना? पक्का? ओके, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, इसी क्लास का एग्जांपल लेते हैं। अब इस क्लास में यहां पे स्टूडेंट, आई थिंक सबसे पहला स्टूडेंट करीबन 9:15 बजे आ जाता होगा। जब वो व्यक्ति आता है तो अपने लिए सबसे सूटेबल सीट ढूंढता है, कहां बैठना चाहिए। ठीक है, अब ये फर्स्ट सीट्स रिजर्व्ड है, तो इनको छोड़कर अ पर्सन वुड लाइक टू सिट हियर, यहां पे। ठीक है, फिर जब दूसरा व्यक्ति आता है तो उसके पास दो ऑप्शन होती है, हर कोई फैल के बैठना चाहता है। ठीक है, तो उसके पास क्या ऑप्शन है? यहां पे जो व्यक्ति थोड़े से एक दो बैठ गए हैं, या तो उनके साथ जाके बैठ जाए या पीछे बैठे। ठीक है, अभी भी बीच में कुछ सीटें खाली हैं, लेकिन लोग पीछे बैठे हुए हैं। ठीक है, ऑप्शंस क्या है? देखो दो ऑप्शंस हैं, या तो साथ साथ बैठ जाए जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है, या पीछे बैठे और वहां का प्रॉब्लम यह है कि शायद ये बोर्ड पे जो लिखा है वो नजर ना आए, शायद मेरी आवाज ना पहुंचे। ठीक है ना? प्रोज एंड कॉन्स। नोबडी वांट्स टू पेयर अप, बट अदर फैक्टर्स मे फोर्स इट टू पेयर अप। क्लियर? ठीक है, और पेयरिंग अब जरूरी कब होगी? जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जब एक एटम में इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू फिल ऑल द ऑर्बिटल्स सिंगली। जब सेम एनर्जी के सारे ऑर्बिटल फिल हो जाते हैं सिंगली, अब अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके पास ऑप्शन है, या तो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाए सिंगली, तो उसके लिए एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए, या फिर नीचे वाले ऑर्बिटल में पेयर अप कर जाए, उसके लिए पेयरिंग एनर्जी चाहिए। याद है टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल फील्ड, उसमें यही बात की थी ना? ठीक है, पर यह क्वेश्चन कब आया? जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा आए। ठीक है, अगर हायर एनर्जी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा आगे है तो फिर इलेक्ट्रॉन पेयर अप होना शुरू हो जाएंगे, और अगर हायर ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं है तो अनपेयर्ड भरेंगे। तब तक भरेंगे जब तक फिर सारे ऑर्बिटल फिल नहीं हो जाते। अगर फिर से इलेक्ट्रॉन आ गया तो पेयरिंग मजबूरी बन जाएगी। ठीक है ना? तो पेयरिंग को फोर्स कौन कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन नंबर ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल्स हो गए, पेयरिंग शुरू हो जाएगी। Am I clear with that? So pairing is decided by the relative number of orbitals and electrons. Orbitals of low energy and number of electrons. Am I clear? समझ में आई बात? ठीक है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो रहे हैं वो अमोनिया के एक्सटेंडेड ऑर्बिटल्स में अकोमोडेट हो रहे हैं। अमोनिया उनको सराउंड कर रहा है ना, तो अमोनिया के एक्सटेंडेड ऑर्बिटल है। अमोनिया का सॉल्यूशन है, अमोनिया लिमिटेड है। मैंने छोटा सा पीस सोडियम का डाला, डिसॉल्व कर दिया, सेपरेट हो गया, इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गए, खूब सारा अमोनिया है। हर इलेक्ट्रॉन अपनी शाही अंदाज में एक एक
इलेक्ट्रॉन अमोनिया से सराउंड हो गया, सॉल्यूशन क्या होगा? पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक, सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। अब मैं सोडियम और डालता चला जा रहा हूं, अमोनिया बढ़ा? नहीं, सोडियम बढ़ा, इलेक्ट्रॉन एक टाइम आएगा ना जब सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अमोनिया से सॉल्वेट हो चुके हैं, अब अमोनिया नहीं बचा सॉल्वेट करने के लिए। अब अगर मैं सोडियम डालूंगा तो क्या होगा? पेयरिंग शुरू होगी। सोडियम डालता चला जाऊंगा, कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे, तब सॉल्यूशन क्या होगा? पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? तो पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म किस चीज पे डिपेंड कर गया? किस पे? नंबर ऑफ सोडियम। उसे क्या कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में? कंसंट्रेशन। तो these solutions are paramagnetic or diamagnetic depends on the concentration of the metal. Dilute solution will be paramagnetic, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होते चले जाएंगे, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बिकम डायमैग्नेटिक व्हेन द कंसंट्रेशन बिकम्स मोर देन 3 मोलर। 3 मोलर ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? ठीक है, ऐसे पता चलता है कि पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक। क्लियर? लिखिए, द डाइल्यूट सॉल्यूशंस, the dilute solutions are paramagnetic. The dilute solutions are paramagnetic. But as the concentration of the metal increases, the concentration of the metal increases, the electrons get paired up and becomes diamagnetic at concentration above 3 molar. समझ आई बात? ठीक है, अब ये 3 मोलर की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन के कलर की। अगर हम पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है इसमें अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कि द इलेक्ट्रॉन्स हैव अ पॉसिबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर। आसपास लो एनर्जी ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है। सो द पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशंस आर डीप ब्लू कलर्ड। ठीक है, अच्छा, सोडियम का सॉल्यूशन डीप ब्लू कलर्ड है, पोटेशियम का सॉल्यूशन क्या होगा? वायलेट। ठीक है, डिफरेंट होगा। बड़े अक्लमंद हो यार। कलर किसकी वजह से? कलर किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन कहां पर है? अमोनिया के बीच में। सोडियम आयन वहां पे क्या कर रहा है? उसको इलेक्ट्रॉन को छेड़ने आ रहा है, फिर कलर क्यों बदलेगा? All the alkali and alkaline earth metal solution in liquid ammonia in paramagnetic state are deep blue colored. इसमें कोई कलर चेंज नहीं है, कैटायन ने कुछ करना ही नहीं है, तो उसके कलर, उसकी वजह से कलर क्यों चेंज होगा? समझ में आई ये बात? ठीक है, देखो, इलेक्ट्रॉन की अपनी कोई एनर्जी नहीं होती, उसकी एनर्जी होती है उसकी सराउंडिंग के हिसाब से। तुम उसकी सराउंडिंग बदल दो, उसकी एनर्जी बदल जाएगी, ट्रांजिशन एनर्जी बदल जाएगी। जब यहां पे सारे इलेक्ट्रॉन्स की सराउंडिंग सेम है तो एनर्जी डिफरेंट क्यों होगी? और अगर एनर्जी सेम है तो कलर भी सेम होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ऑल दीज सॉल्यूशंस, ऑल दीज पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशंस आर डीप ब्लू कलर्ड। अब जब डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है लो एनर्जी ऑर्बिटल सारे फिल्ड है, तभी डायमैग्नेटिक है वो। ठीक है, और अगर वो डायमैग्नेटिक है तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन की एनर्जी नहीं मिलेगी। ओके, और अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन की एनर्जी नहीं मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर नहीं आएगा।
लेकिन हमें पता है कि कुछ मेटल्स अपने आप में कलर्ड है, जैसे गोल्ड एंड कॉपर, उनका जो कलर है वो उनके लैटिस के हिसाब से है, अरेंजमेंट के हिसाब से। तो लाइट का जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट है वो अलग अलग तरीके से उसमें से रिफ्लेक्ट होती है, तभी वो कलर आता है। इन मेटल्स का जो लैटिस है, ये जो सॉल्यूशन का लैटिस है, वो गोल्ड और कॉपर से मैच कर जाता है। एंड दैट इज हाउ दीज सॉल्यूशंस, द डायमैग्नेटिक सॉल्यूशंस आर ब्रॉन्ज कलर्ड, एंड दे आर बिकॉज ऑफ मेटेलिक क्लस्टर्स। उसका इलेक्ट्रॉन से कोई लिंक नहीं है। इज इट क्लियर? तो हमारी पूरी स्टेटमेंट बनती है, द डाइल्यूट पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशंस आर डीप ब्लू कलर्ड while the concentrated diamagnetic solution are bronze colored due to metallic clusters. The paramagnetic dilute solutions are deep blue colored while the concentrated diamagnetic solutions are bronze colored. The concentrated diamagnetic solutions are bronze colored due to the presence of metallic clusters. क्लियर? तो ये मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज बताई हैं लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशंस ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। ठीक है, कुछ पूछना है इन प्रॉपर्टीज में? लास्ट स्टेटमेंट से क्यों, क्या चीज, क्या? हाँ, क्यों? डीप ब्लू का मतलब है यहाँ पे अनपेड, यहाँ पे ऑर्बिटल्स खाली है ना अभी। डीप ब्लू का मतलब है ऑर्बिटल्स अभी खाली हैं, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है ना एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में, तो एनर्जी एक्सचेंज होगा ना। एनर्जी एक्सचेंज होगा तो कलर आ जाएगा। डीप ब्लू का रीजन नहीं है, कलर का रीजन है। कलर जो ऑब्जर्व होता है वो ऑब्जर्वेशन है, कलर आ जाएगा, वो कलर डीप ब्लू है। हाँ, जितने भी एल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनके लिए क्या बोलते हैं डीप ब्लू कलर, सारे मेटल्स के लिए डीप ब्लू है। अमोनिया में। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर है, और इलेक्ट्रॉन का मेटल आयन से कोई लिंक ही नहीं है, वो तो अलग हो चुका। वो तो इलेक्ट्रॉन तो अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। इलेक्ट्रॉन अमोनिया के ऑर्बिटल्स में आ गया, तो ये अमोनिया के ऑर्बिटल डिसाइड करेंगे ना, मेटल के ऑर्बिटल तो खत्म हो गए, उसका तो कुछ लिंक ही नहीं है, लिंक ही नहीं है। सर जो डायमैग्नेटिक है वो भी इसी तरीके से। डायमैग्नेटिक में क्या हो गया, मेटलिक क्लस्टर्स हैं, उनका जो अमोनिया का लैटिस है, अमोनिया लैटिस डिसाइड करेगा ना कि मेटल आयन कहाँ है, अमोनिया। अच्छा, मतलब ये कह रहे हो ये सारी चीज अमोनिया डिसाइड कर रहा है। वैसे पैरामैग्नेटिक के लिए तो ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है, और जो हाँ। डायमैग्नेटिक के लिए वो अमोनिएटेड कटायन है। हाँ, जो उनका जो अरेंजमेंट है, और वो अरेंजमेंट अमोनिया डिसाइड कर रहा है। सर जो डायमैग्नेटिक जो होंगे क्या बोलते हैं वो सर अलग अलग कलर्ड होंगे, वो डिफरेंटली कलर्ड होंगे। क्यों, क्या बोला, कलर क्यों है? अरेंजमेंट की वजह से ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द कैटायंस, अरेंजमेंट लैटिस। कैसे, मतलब कैसे अरेंज? यार अमोनिया का सॉल्यूशन है, ठीक है, तुम किसी के यहाँ मेहमान बन के जाते हो, तो मेहमान कहता है भाई साहब आप इस कमरे में सो जाइए, आप वहां पे सो जाइए, आप वहां पे बैठ जाइए, तो होस्ट बोलता है ना, तो होस्ट डिसाइड कर रहा है ना तुम्हारी अरेंजमेंट, तो कलर उस अरेंजमेंट की वजह से है, तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से थोड़ी ना है। और सर अमोनिया हर किसी को सेम ही ट्रीट करता है, अलग कैसे करेगा? सर अब उसमें नंबर डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन तो अलग चले गए। आप जो गिफ्ट लेके आए थे वो तो उसने उठा के रख दिया बॉक्स में। तो सर ये अरेंज कैसे होते हैं ये तो नहीं आता। अमोनिया लैटिस अरेंज करता है बेटा, अमोनिया के अपने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, उसके अंदर मेटल आयन फिट होता है। यहां पे तुम कैसे बैठे हो वो कुर्सियां डिसाइड करती हैं, तुम नहीं। अब कुर्सियां इज अमोनिया, तुम कैटायन हो, तो अरेंजमेंट तो कुर्सियां डिसाइड कर रही है ना, तो कोई भी आके बैठे उसका अरेंजमेंट तो सेम ही रहेगा।
और जब अरेंजमेंट सेम रहेगा तो कलर सेम रहेगा। कितना? सीजियम आयन सबसे बड़ा है, लिथियम आयन बहुत छोटा है। जब इनके साइज से फर्क नहीं पड़ा तो बाकियों का क्या पड़ेगा? अब है तो है, अब रीजन तुम सोच लेना। बेटा अमोनिया मॉलिक्यूल जब लेयर्स बनते हैं ना तो उनके अंदर कैटायन का साइज इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। तुम्हें पता है लिथियम आयन इज द लार्जेस्ट आयन इन द एक्वस मीडियम एंड सीजियम इज द स्मॉलेस्ट। समझ आ गया? अब बता। क्लियर? इट इज द अमोनिएशन स्पेयर विच डिसाइड द साइज, मेटल आयन नहीं। अमोनिया सब कुछ डिसाइड कर रहा है, मेटल कुछ नहीं कर रहा। सब नेग्लेक्टेड हो गए बेटा। कॉपर मैंने क्या किया था, कॉपर मेटल उस पर लिकर अमोनिया डाल दिया था, ब्लू सॉल्यूशन बन गया। कॉपर में भी ब्लू सॉल्यूशन बनता है। ओके ठीक है, तो दैट इज व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज सॉल्यूशंस आर। फाइन। अब मुझे सिर्फ एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दो, ज्यादा बड़ा नहीं पूछूंगा, सिर्फ इतना। ब्लू और ब्रॉन्ज दोनों सॉल्यूशंस में से किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा होगी? ब्लू। क्यों? अच्छा, पैरामैग्नेटिक का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस से क्या लिंक? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट करते हैं, पेयर्ड में चार्ज कम हो जाता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ने क्या करना है? एक मिनट क्या? साइज, इलेक्ट्रॉन का साइज बदल जाता है पेयरिंग करके। उससे क्या? क्यों? या पेयर में क्या बढ़ जाएगा साइज? मोबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा बता? इलेक्ट्रॉन, कैटायन एनायन कहीं नहीं है, तो कैटायन तो हिल ही नहीं रहे, वो तो बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। आगे बोल। हाँ भाई, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते क्या? क्यों नहीं करते? क्या घूमने सिर्फ छड़े ही जाते हैं क्या? अकेले अकेले कपल्स मूव घूमने नहीं जाते? बेटा एक कपल मूव करता है तो सारे कपल एक साथ मूव करेंगे। हाँ जी, एक मिनट पहले आंसर बोल, ब्लू या ब्रॉन्ज? क्यों? मैं मोलर कंडक्टिविटी की बात नहीं कर रहा, कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं। कापा, फिर सोच ले। कंडक्टिविटी में था कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना हो, लेकिन हर कंसंट्रेशन इंक्रीज के साथ कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। कापा इंक्रीजेस विद कंसंट्रेशन फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। डेरिवेशन पूरा किया हुआ है। आगे बोल। फिर आंसर क्या है? ब्रॉन्ज। पता है ये एक बहुत मजेदार बात है, हम आंसर अपने आप सोच लेते हैं। मुझे पता था तुम आंसर ब्लू दोगे, एंड आई न्यू एंड इट इज रॉन्ग। आंसर इज ब्रॉन्ज। रीजन बहुत सीधा सा है, बिल्कुल सीधा सीधा। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे, कंडक्शन बढ़ेगी, खत्म। बस। इसका पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक से लिंक क्या है भाई? विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बेस्ट सिल्वर। मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, पैरामैग्नेटिक नहीं है, डायामैग्नेटिक है। सेकेंड बेस्ट कॉपर। मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है? नहीं, डायामैग्नेटिक है। थर्ड बेस्ट एल्यूमिनियम। मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है?
नहीं, डायामैग्नेटिक है। सुपरकंडक्टर का नाम सुना है? सुपरकंडक्टर्स आर डायामैग्नेटिक। एमी क्या हुआ? सुपरकंडक्टर मर्क्यूरी इन लिक्विड हीलियम। क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो गया? और हाँ, इस बात को मैं वेरीफाई कर चुका हूं कि कंसंट्रेशन के साथ साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ती है। एक बहान इंसान ने नारायणा के पेपर में डाल दिया था विच इज द बेटर कंडक्टर, और मुझे पक्का पता था इसके बस की नहीं आंसर देना। आंसर मैंने चेक किया, उसने गलत आंसर दे रखा था, उसने ब्लू दे रखा था। फिर मैंने पूरा नेट वेट सारी बुक सर्च कर ली, सिंपल सा स्टेटमेंट आया, एज द कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीजेस, फिनिश्ड। और ये फैक्ट है, खत्म, इससे आगे कुछ नहीं है। क्योंकि पेयर मूव करे चाहे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मूव करे, चार्ज तो दोनों में उतना ही है ना, और पेयर में डबल चार्ज है। तो पेयर जब मूव करेगा तो नेगेटिव नेगेटिव दो नेगेटिव मूव करेंगे, वो एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर रहे हैं, जिसकी हम बात नहीं कर रहे। मेन इफेक्ट तो पेयर की वजह से होगा ना, तो मेटल आयन की बात तो बात ही नहीं। मैं कहां कर रहा हूं मेटल आयन की बात? भैया जब इलेक्ट्रॉन है मूव करने वाला, तो मेटल आयन तो सिर्फ स्पेक्टेटर है, ताली बजाने वाला। मूव तो इलेक्ट्रॉन कर रहा है। सारी जो चीजें वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन की पेयर। पूरा लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन की सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन की है। इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पेयरिंग, नॉन पेयरिंग पे डिपेंड करता है। पेयरिंग से नहीं बढ़ती, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बढ़ती है। कंसंट्रेशन बढ़ गया चार्ज कैरियर्स का तो बढ़ गई कंडक्टेंस। वो चांस की बात है, पेयरिंग भी हो रही है। ऐसे नहीं होता, इलेक्ट्रॉन एक साथ है, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन है तो वो फ्रीली मूव करेगा, और दो थोड़ी देर दो के साथ मूव कर जाएंगे। कौन सा वो एक रेजिस्टेंस कर रहा है? एग्जांपल देता हूँ। भैया दो इलेक्ट्रॉन है तो दो साथ चले जाएंगे। दो दोस्त जा रहे हैं, सुनो, दो दोस्त जा रहे हैं तो आसानी होगी मुश्किल होगी? वो बंदे हैं, हाँ, बंधे हुए हैं। वो भागेंगे और एक सिंगल बंदा भागेगा। जो पेयर है ना, वो पेयर रहना थोड़ी ना चाहता है, भागने देगा वो तो। अगर मौका होगा भागने का तो भागने देगा, दिक्कत क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ी ना है दोनों इलेक्ट्रॉन में। फिर अगर भागने का मौका मिलेगा तो भाग जाएगा एक, उसको थोड़ी ना एनर्जी चाहिए। दूसरा उल्टा लात मारेगा, उसे भाग, जहां मर्जी जाए, दूसरा ऑर्बिटल मिल रहा है, जा। नहीं मिल रहा तो ठीक है ना फिर। ओके, हमने अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की, ठीक है। अब चलो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी में एक रिएक्शन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसी को दोबारा से करते हैं। दैट इज सोडियम रिएक्टिंग विद वाटर। तो प्रोसेस वही का वही है, डेल्टा एच sublimation gives you Na gaseous, delta H ionization gives you Na plus gaseous, delta H hydration gives you Na plus aqueous. Obviously इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन भी है, ठीक है, बट मेटल के आमतौर से यही लिखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन तो हर मेटल में कॉमन है ना, तो इसलिए हम उस रिएक्शन की बात नहीं कर रहे। अब हम अलग अलग मेटल्स की रिएक्टिविटी कंपेयर कर रहे हैं। आई टुक 5 कंटेनर्स विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। पहले में सोडियम, पहले में लिथियम, दूसरे में सोडियम, तीसरे में पोटेशियम, चौथे में रुबिडियम और पांचवें में सीजियम का एक पीस डाल दिया, ठीक है। नाउ सिंपल सा क्वेश्चन, किसमें रिएक्शन सबसे ज्यादा
विग्रस होगा, स्पीड किसमें ज्यादा होगी। और दूसरा रिएक्शन, दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है, किसमें एनर्जी या टेम्परेचर चेंज ओवरऑल सबसे ज्यादा होगा। दो क्वेश्चन है, क्लियर हो गए। पहला क्वेश्चन किसमें स्पीड सबसे ज्यादा होगी, और दूसरा क्वेश्चन किसमें टेम्परेचर चेंज सबसे ज्यादा होगा। ओके, लिख दो आंसर, जल्दी करो। क्वेश्चन इज, I took some water in 5 containers and placed a small piece of each metal in one of each of these. ठीक है, one has lithium, sodium, potassium, rubidium, and the last one has cesium. Now all these metals react with water. The two questions are, which will react the fastest? ठीक है, second, which would release the most energy? लिख दे और रीजन लिख दे, लिखो और रीजन भी साथ में लिखो, बैक पेज पे क्यों लिख रहे हो। सर वो कुछ और क्वेश्चन काम कर, इसी में कर, टेंशन मत ले। जल्दी आंसर दो भाई। इससे पहले कि तुम आंसर दो, पहले सोच तो लो कि ये आंसर किस क्राइटेरिया पे डिपेंडेंट है। अगर हम बात कर रहे हैं टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी इज दिस प्लस दिस प्लस दिस। टोटल एनर्जी सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का सम है ना, ठीक है। ये रिलीज है, ये दो एब्जॉर्ब है, क्लियर। तो इस पर डिपेंड करेगी टोटल एनर्जी चेंज। ओके, अब दूसरी चीज, ये रिएक्शन में स्पीड क्या है। स्पीड इज काइनेटिक्स। काइनेटिक्स किस पे डिपेंड करती है। काइनेटिक्स किस पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हें किसी रिएक्शन की स्पीड पता करनी है तो क्या चीज पता करोगे, उसका स्लो स्टेप। स्लो स्टेप कौन सा है, किससे डिसाइड करोगे। मैंने सारे के सारे स्टेप्स दे दिए, तुम्हें कैसे पता चलेगा स्लो स्टेप कौन सा है। ऑब्जर्वेशन नहीं बोल रहा, मेजरमेंट बोल रहा हूं। कैसे पता चलेगा कौन सा हार्ड है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है। काइनेटिक्स इज डिसाइडेड बाय एक्टिवेशन एनर्जी। समझ आ रही है बात। क्वेश्चन आंसर देने से पहले क्राइटेरिया डिसाइड करो। यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी है, देखो दो एनर्जी एब्जॉर्ब है, दोनों में से कोई एक होगी, ठीक है। चलो ये भी बता देता हूं, अल्कली मेटल्स में एक्टिवेशन एनर्जी इज द सब्लिमेशन एनर्जी। अल्कली मेटल्स में एक्टिवेशन एनर्जी इज द सब्लिमेशन एनर्जी। अल्कलाइन के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, क्लियर। तो अब बताओ स्पीड और एनर्जी। स्पीड तो बता ही सकते हो अब, विच विल रिएक्ट द फास्टेस्ट। लिथियम। लिथियम की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा है। Cesium. Speed of reaction of alkali metals down the group increases because lattice energy decreases. Clear? लिखो। The activation energy in the reaction of alkali metals the activation energy in the reaction of alkali metals is the lattice energy. Is the lattice energy. Full stop. On moving down the group, the lattice energy
that is the melting point, decreases. The lattice energy, that is the melting point, decreases. Hence, speed of reaction increases. ठीक है? अगर लिथियम को पानी पे डाला जाए तो लिथियम पानी के ऊपर फ्लोट करता है. देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीन मेटल हैं जिनकी डेंसिटी पानी से कम है, बाकी किसी की नहीं. तो ये तीन मेटल पानी पे फ्लोट करते हैं. तो आपने अगर लिथियम डाला तो लिथियम पानी के ऊपर रहेगा और धीरे धीरे रिएक्ट करता चला जाएगा. एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, विच मेटल फ्लोट्स ऑन वाटर विदाउट एनी अपरेंट रिएक्शन. अपरेंट का मतलब है दिख नहीं रहा पर हो रहा है. तो लिथियम अकेला ऐसा मेटल है, क्योंकि पहली बात है फ्लोट का मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और स्लोएस्ट लिथियम. तो आंसर इज लिथियम. इज इट क्लियर? तो लिथियम ऐसे रिएक्ट करेगा. सोडियम को अगर पानी पे डालोगे तो सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और आग लग जाएगी. ये भी फ्लोट करता है. अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, सोडियम जब जलता है तो उसमें जलता क्या है? सोडियम में जब आग लगती है तो उसमें आग किस में लगती है? सोडियम में नहीं, हाइड्रोजन में. सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट करता है. जो एनर्जी लिबरेट हो रही है वो हाइड्रोजन को इग्नाइट कर देती है, और जब वो हाइड्रोजन बर्न करता है तो थोड़े बहुत सोडियम के पार्टिकल्स आ जाते हैं एंड इट बिकम्स अ येलो फ्लेम. येलो कलर सोडियम का है, हाइड्रोजन की फ्लेम का कलर नहीं होता. ठीक है? अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर सोडियम को आप तार में बांध के डाल देंगे तो वो नीचे डूब जाएगा. अब जब हाइड्रोजन लिबरेट होगा तो ऊपर तक आते आते ठंडा हो गया, अब आग नहीं लगती. समझ आई बात? ठीक है? अगर पोटेशियम को पानी पे डालते हो तो पोटेशियम पानी के साथ रिएक्ट करेगा, और पोटेशियम का मेल्टिंग पॉइंट कम है. रिएक्ट करते ही वो मेल्ट हो जाता है. मेल्ट होकर वो पूरा पानी पे स्प्रेड हो जाएगा. सोडियम का पीस रहता है, पोटेशियम स्प्रेड हो जाता है. स्प्रेड होते ही बहुत सारा पोटेशियम पानी के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी, और अब की बार जो एनर्जी है वो पोटेशियम और वाटर को इवेपोरेट कर देगी. पोटेशियम इवेपोरेट होगा, एक्टिवेशन एनर्जी खत्म. एक्टिवेशन एनर्जी तो सब्लिमेशन एनर्जी थी, हो गया पूरा. सारा का सारा पोटेशियम वेपर फॉर्म में, वाटर वेपर फॉर्म में, इंस्टेंटेनियस रिएक्ट होता है, ब्रूम, पोटेशियम एक्सप्लोड्स. ये रीजन है उसके एक्सप्लोजन का. ठीक है? रुबिडियम, सीजियम पोटेशियम से भी तेज रिएक्ट करते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि अगर खूब सारे पानी में डाल दिया तो नीचे चले जाएंगे, तो नीचे विग्रस रिएक्शन होगा. अगर कम पानी छींटे मार दिए तो ब्लूम. ठीक है? ये है स्पीड ऑफ रिएक्शन. जब एनर्जी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी लिथियम में निकलती है. लिथियम की आयनेशन एनर्जी ज्यादा है, लिथियम की लैटिस एनर्जी ज्यादा है, लेकिन लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है. So this excessive hydration energy of lithium compensates this high sublimation and ionization energy. लिथियम का हाइड्रेशन स्फीयर बहुत बड़ा होता है, हाइड्रेटेड लिथियम बहुत स्टेबल होता है, एंड दैट इज व्हाई लिथियम बिकम्स द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्वस मीडियम. तो हाईएस्ट स्पीड सीजियम की है, हाईएस्ट एनर्जी लिथियम की है. इज दैट क्लियर? समझ आई बात? ठीक है? कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, और आज जो तुमने किया है उसे सोच लेना. मैंने बहुत सारे इफेक्ट्स बताए.